गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग, सभी लोग जुड़ जाएंगे। गुड मॉर्निंग। और यहाँ पर हम लोग एएनएम का पेपर सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये एएनएम का ओरिजिनल पेपर है जो कि हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एग्जाम्स में बड़ी मात्रा में पूछे जाते हैं, बड़ी मात्रा में आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आप पहला पढ़ेंगे और आंसर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में दिया गया है। ऊपर इंग्लिश लिखे गए, नीचे हिंदी दिया गया। पंचायती राज त्रिस्तरीय संरचना से बना है, आपको बताना है किससे बना हुआ है। ठीक है, पढ़ लीजिए और आंसर बताइएगा। ये एएनएम का पेपर है, एएनएम का क्वेश्चन पेपर। ठीक है, तो आप देखेंगे ओरिजिनल पेपर में किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, किस तरीके का क्वेश्चन पेपर बनता है। ठीक है, तो पढ़िए। द पंचायती राज कंसिस्ट ऑफ 3 टायर स्ट्रक्चर। जो पंचायती राज्य होता है, ठीक है, इसमें किस प्रकार की त्रिस्तरीय संरचना सम्मिलित होती है। तो इसमें जो सम्मिलित होता है वो आपको बताना है क्या क्या सम्मिलित होता है। तो प्रश्न का जो सही उत्तर माना जाएगा वो पंचायत इसमें आता है, ग्राम पंचायत, ये जिसे पंचायत कहा जाता है। दूसरा पंचायत समिति आती है, फिर तीसरा जिला परिषद आता है। ठीक है, तो ये विकल्प बी होगा सही उत्तर। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। हम आपको बता दें, जो ग्राम पंचायत होता है या पंचायत होता है, ये ग्राम स्तर पर होता है, मतलब गांव के लेवल पर, एट विलेज लेवल। और जो पंचायत समिति होती है इसे कहा जाता है ब्लॉक लेवल। समझे? हाँ, आपको पता ही होगा, हर एक जिला में ब्लॉक होते हैं। ठीक है, जिस ब्लॉक में आप रहते होंगे, ठीक है, पोस्ट ऑफिस होती है, आपका गांव होता है, पोस्ट ऑफिस होती है, फिर वहाँ पर ब्लॉक होता है, फिर इसके ऊपर जिला परिषद आता है। क्या आता है? ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जिला परिषद होता है। सही उत्तर ऑप्शन बी माना जाएगा। ठीक है, बी इज़ द राइट आंसर। ओके, पंचायत आएगा, पंचायत समिति आएगा, जिला परिषद आता है। ठीक है, तो ये उत्तर सही माना जाएगा, बी वाला, बी उत्तर सही मानेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर दूसरा, पल्स पोलियो कवर्स। जो पल्स पोलियो है ये कवर करता है, आपको बताना है ये कितने वर्ष के बच्चों को कवर करता है। पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन कवर, जो पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन है ये कवर करता है, कितने वर्ष तक के बच्चों को कवर करता है। पढ़ लीजिए और आंसर बताइएगा। पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन कवर। देखिए, इस प्रश्न का जो सही उत्तर माना जाएगा पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन कवर। तो इसमें जो कवर किए जाते हैं 0 से लगा के 5 साल तक के बच्चे इसमें आते हैं। सही उत्तर ऑप्शन ए माना जाएगा। ए इज़ द राइट आंसर। इसमें जो बच्चे सम्मिलित होते हैं पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन में, तो वो 0 से लगा के 5 साल तक के बच्चे होते हैं। कितने वर्ष तक के बच्चे इसमें आते हैं? 0 से लगा के 5 साल तक के बच्चे इसमें सम्मिलित किए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर तीसरा, आफ्टर द क्लोजर डक्टस आर्टरोसिस इज नोन एज। क्वेश्चन नंबर तीसरा पढ़िए और आंसर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा, हाँ, थर्ड नंबर पढ़ लीजिए और आंसर बताइएगा। ठीक है, यहाँ पर दिया गया है डक्टस, हाँ, ये लिखा है डक्टस आर्टरोसिस बंद होने के पश्चात जानी जाती है। आफ्टर द क्लोजर डक्टस आर्टरोसिस इज नोन एज। हाँ, आपको बताना है इसे किस नाम से जानते हैं। हाँ, पढ़ लीजिएगा और आंसर बताइएगा। देखिए, इस प्रश्न का जो सही उत्तर माना जाएगा इसे लिगामेंटम, हाँ, लिगामेंटस आर्टरियोसिसम के नाम से जाना जाता है। सही उत्तर ऑप्शन ए माना जाएगा। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, ये दिया गया असिमेट्रिक मोरोस रिफ्लेक्स एट बर्थ इज इंडिकेटिव ऑफ। यहाँ पर पूछा जा रहा है जन्म के समय असममित मोरो रिफ्लेक्स इसका सूचक है। अगर जन्म के समय, हाँ, असीमित मोरो रिफ्लेक्स देखा जाता है तो ये किस बात का सूचक होगा। पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ लीजिए और आंसर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का उत्तर क्या मानेंगे। यहाँ पर दिया गया असिमेट्रिक मोरो रिफ्लेक्स एट बर्थ इज इंडिकेटिव ऑफ, तो ये बताता है इप्स पॉलिसी को बताता है। इसमें नर्व्स डैमेज हो जाते हैं, ये इप्स पॉलिसी को बताता है। सही उत्तर ऑप्शन सी माना जाएगा। जन्म के समय असममित मोरो रिफ्लेक्स इसका सूचक है। आपको बताना है किसका सूचक है। तो ये जो सूचक है ये इप्स पॉलिसी का है। किसका है? इस पॉलिसी का सूचक है, जिसे अर्ब पश्चाघात बोला जाता है। सही उत्तर ऑप्शन सी माना जाएगा। क्या माना जाएगा? इप्स पॉलिसी माना जाएगा। ओके, सी इज द राइट आंसर। प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ लीजिएगा। भ्रूण के जीवन में नाभि सिरा और निम्न महासिरा के बीच संबंध कहलाता है। आपको बताना है क्या कहलाता है। हाँ, पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ लीजिए और आंसर बताइएगा। हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 पढ़िएगा और उत्तर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 5, भ्रूण के जीवन में नाभि सिरा और निम्न महासिरा के बीच संबंध कहलाता है। आपको बताना है क्या कहलाता है। द कनेक्शन बिटवीन अम्बिलिकल वेन एंड इंफीरियर वेना कावा इन फेटल लाइफ इज नोन एज।
हाँ, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर माना जाएगा, द कनेक्शन बिटवीन अम्बाइलिकल वेन एंड इंफीरियर वेना कावा इन फेटल लाइफ इज नोन एज, इसे डक्टस वेनोसस बोला जाएगा। सही उत्तर ऑप्शन बी माना जाएगा, बी इज द राइट आंसर। ठीक है, विकल्प बी हिंदी में भी देखेंगे। भ्रूण के जीवन में नाभि सिरा और निम्न महासिरा के बीच जो संबंध होता है इसे डक्टस विनोसस बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इसे डक्टस विनोसस बोला जाता है। बी उत्तर सही माना जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, फॉल इन hematocrit value observed during the pregnancy is because of। पढ़िए और आंसर बताइएगा। गर्भावस्था के दौरान अवलोकित रक्त रुमापापी मान में कमी का कारण होता है। आपको बताना है क्या कारण होता है। पढ़िए, फॉल इन hematocrit वैल्यू ऑब्जर्व पढ़ लेंगे और अपने अपने आंसर बताएंगे। फॉल इन hematocrit वैल्यू ऑब्जर्व ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज बिकॉज ऑफ। देखिए, इस प्रश्न का जो सही उत्तर माना जाएगा, हाँ, इस प्रश्न का जो सही उत्तर माना जाएगा वो ऑप्शन ए होगा। क्या होगा? ऑप्शन ए। हाँ, प्रश्न का जो सही उत्तर माना जाएगा वो ऑप्शन ए माना जाएगा, हीमोडाइलेशन। फॉल इन hematocrit वैल्यू ऑब्जर्व्ड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज बिकॉज ऑफ। सही उत्तर ऑप्शन ए माना जाएगा, हीमोडाइलेशन इस प्रश्न का सही आंसर माना जाएगा। हीमोडाइलेशन इज द राइट आंसर। प्रश्न का सही उत्तर हीमोडाइलेशन माना जाएगा। ओके, हाँ, हीमोडाइलेशन इस प्रश्न का सही उत्तर माना जाएगा। रक्त तनुता। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर 7 नंबर पढ़िए और आंसर बताइए। एक मरीज का रक्तचाप अचानक गिर जाता है, कार्यरत नर्सिंग अधिकारी से क्या आशा की जाती है कि डॉक्टर कौन सी औषधि तत्काल देने का आदेश देंगे? पढ़िएगा, क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ लीजिए और उत्तर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या माना जाएगा? 7 नंबर का उत्तर क्या मानेंगे? पढ़ते रहिए और अपने अपने आंसर बताते रहिएगा। एक मरीज का रक्तचाप अचानक गिर जाता है, जो कार्यरत नर्सिंग अधिकारी से क्या आशा की जाती है कि कोई नर्सिंग अधिकारी है वो क्या देगा, यहाँ पर कौन से मेडिसिन ड्रग से देगा कि डॉक्टर कौन से औषधि तत्काल देने के आदेश देंगे। एक मरीज है, उसका जो ब्लड प्रेशर है सडनली ड्रॉप हो जाता है। व्हाट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम ऑन ड्यूटी नर्सिंग ऑफिसर, जो नर्सिंग ऑफिसर ड्यूटी पे है, डैट विच ड्रग विल डॉक्टर ऑर्डर डैट इज़ टू बी एडमिट, हाँ, एडमिनिस्टर्ड इमीडिएटली। यहाँ पर डॉक्टर जो दवा लिखेंगे तो नर्सिंग ऑफिसर क्या एक्सपेक्ट करेगा कि जो डॉक्टर्स दवा लिखेंगे वो ये दवा लिखेंगे ताकि ब्लड प्रेशर को मेंटेन किया जा सके। अगर किसी का ब्लड प्रेशर सडनली ड्रॉप हो जाता है तो उसमें वो डोपामाइन लिखेगा, डॉक्टर क्या लिखेगा? डोपामाइन लिखेगा, नॉरेट लिखेगा। ठीक है, तो सही उत्तर ऑप्शन सी माना जाएगा। क्या माना जाएगा? सही उत्तर ऑप्शन सी माना जाएगा, सी इज़ द राइट आंसर। एक मरीज का रक्तचाप अचानक गिर जाता है, जो कार्यरत ऑन ड्यूटी नर्सिंग अधिकारी से क्या आशा की जाती है कि डॉक्टर कौन सी औषधि तत्काल देने का आदेश देंगे, तो ये वाला, इसलिए सही उत्तर सी वाला। समझे? सही उत्तर क्या माना जाएगा? डोपामाइन, नॉरेट माना जाएगा। सही उत्तर ऑप्शन सी माना जाएगा, बोथ वाला आंसर सही होगा। ठीक है, हाँ, ऑप्शन सी प्रश्न का सही उत्तर माना जाएगा, बोथ वाला उत्तर सही माना जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8वां, एरिक्सन के मनोसामाजिक सिद्धांत अनुसार बच्चा आयु समूह में कौन सा व्यवहार दिखाई देता है? अकॉर्डिंग टू, हाँ, साइको सोशल थ्योरी ऑफ एरिक्सन विच बिहेवियर इज सीन इन द टोडलर एज ग्रुप। पढ़िए और आंसर बताइएगा। अकॉर्डिंग टू साइकोसोशल थ्योरी ऑफ एरिक्सन की साइकोसोशल थ्योरी के अनुसार विच बिहेवियर इज सीन इन टोडलर एज ग्रुप, टोडलर एज ग्रुप में कौन सा बिहेवियर देखा जाएगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, बताइए भाई कौन सा बिहेवियर देखने को मिलेगा? एरिक्सन के मनोसामाजिक सिद्धांत अनुसार बच्चा आयु समूह में कौन सा व्यवहार देखने को मिलेगा या मिल सकता है? कौन सा व्यवहार देखने को मिलेगा? देखिए, इस प्रश्न का जो सही उत्तर माना जाएगा, जो व्यवहार देखा जाएगा, हाँ, वो ऑप्शन ए वाला माना जाएगा। कौन सा माना जाएगा? ऑप्शन ए वाला। ठीक है, ऑटोनोमी जो लिखा गया है वीएस सेम दिया गया है। ठीक है, ऑटोनोमी वीएस सेम, या इसे डाउट भी इसमें लिखा जाता है। ठीक है, हाँ, क्या लिखा जाता है? डाउट। ठीक है, जो टोडलर एज ग्रुप के बच्चे होते हैं अकॉर्डिंग टू साइकोसोशल थ्योरी एरिक्सन, बिहेवियर जो होते हैं उनके कैसे होते हैं? ऑटोनोमी वीएस करके वर्सेज दिया गया, सेम शर्म महसूस करेंगे या संदेह महसूस करते हैं। सही उत्तर ऑप्शन ए माना जाएगा, ए इज द राइट आंसर। ठीक है, स्वतंत्रता बनाम शर्म या संदेह महसूस करेंगे, सही उत्तर ऑप्शन ए मानेंगे।
हम थोड़ा सा आपको डिटेल्स में बता देते हैं। जो देखिए, जो यहाँ पर एरिक्सन की कुछ डेवलपमेंट की कुछ स्टेजेस हैं साइको सोशल। तो जो 0 से 1 साल तक के जो बच्चे होते हैं ये क्या महसूस करते हैं? जो 0 से 1 साल तक के अगर बच्चे होंगे ये ट्रस्ट और मिसट्रस्ट महसूस करते हैं। ये साइको सोशल कन्फ्लिक्ट होता है, ठीक है। बच्चों में क्या होता है? ये ट्रस्ट एंड मिसट्रस्ट ये आता है, ठीक है। कि 0 से 1 साल के बच्चे जो होंगे एरिक्सन थ्योरी के अनुसार, साइकोसोशल थ्योरी के अनुसार ये क्या महसूस करेंगे? तो ये ट्रस्ट और मिसट्रस्ट, ठीक है। और इसके लिए इन्फेंट लर्न टू ट्रस्ट केयर गिवर टू मीट दियर बेसिक नीड। यहाँ पर जो बच्चों की देखभाल करते हैं ना, छोटे जो इन्फेंट होते हैं वो अपने केयर गिवर जो उनकी देखभाल करता है उनके प्रति वो ट्रस्ट करते हैं, ठीक है। और जो उनकी देखभाल नहीं करता तो वो उनसे मिसट्रस्ट में रहते हैं, उनसे विश्वास नहीं करते, समझे। हाँ, उन पर वो विश्वास नहीं करते। तो जो उनकी बच्चों की देखभाल करते हैं उन पर वो विश्वास करते हैं। तो ये 0 से लगा के 1 साल तक के जो बच्चे होते हैं ये ट्रस्ट, हाँ, इनका जो बिहेवियर होता है ट्रस्ट और मिसट्रस्ट का होता है। और जो टोडलर होते हैं 1 से 3 साल तक के बच्चे होते हैं ये ऑटोनोमी, हाँ, ऑटोनोमी एंड सेम, क्या बोलेंगे इनके लिए हम? हाँ, इसके लिए हम बोलेंगे ऑटोनोमी वी एस सेम लिखा जाएगा यहाँ पर, सेम, ठीक है। जो 3 से 6 साल के बच्चे होते हैं ये इनिशिएटिव एंड गिल्ट महसूस करते हैं, ठीक है। और जो 6 से 12 साल तक के बच्चे थे इंडस्ट्री एंड इन्फियोरिटी महसूस करते हैं, ओके। हाँ, 12 से 18 साल तक के बच्चे ये आइडेंटिटी वी एस रोल कन्फ्यूजन महसूस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, पढ़ लीजिएगा। ये लिखा है केज क्वेश्चनेयर, एक केज प्रश्नावली है, ठीक है, का प्रयोग होता है, किस लिए किया जाता है प्रयोग इसका? केज क्वेश्चनेयर इज यूज्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग बिहेवियरल डिसऑर्डर। निम्न में से किस व्यवहारिक विकार के लिए केज प्रश्नावली का उपयोग किया जाता है? केज का इस्तेमाल करते हैं हम, किस लिए इस्तेमाल करते हैं? पढ़ लीजिए और आंसर बताइए। केज का इस्तेमाल करते हैं, हाँ, पढ़िएगा और आंसर बताइएगा। केज का इस्तेमाल करेंगे हम लोग, हाँ, केज का जो इस्तेमाल किया जाता है इसके बारे में आपको बताना है, ओके। हाँ, पढ़ लीजिए और आंसर बताइए। लिखा है केज क्वेश्चनेयर इज यूज्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग बिहेवियरल डिसऑर्डर। हाँ, केज प्रश्नावली इज यूज्ड फॉर, तो केज प्रश्नावली जगह कोई शराब वगैरह पिए होता है उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। एल्कोहल स्क्रीनिंग की जाती है, जैसे पुलिस वाले होते हैं ना, तो ये क्या करते हैं, जैसे कोई गाड़ी चला रहा है शराब पी के, ठीक है, हाँ, ठीक है, तो वो कहता है हम नहीं पिए थे, ठीक है, तो इससे ये केज क्वेश्चनिंग की जाती है। या कोई काम ऐसा अपराध ऐसा किया जाता है उसमें ये ऐसा किया जाता है, ठीक है। हाँ, उसमें केज, हाँ, ये केज क्वेश्चनेयर किया जाता है, ठीक है। केज क्वेश्चनेयर का मतलब होता है कि इसमें कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं, उसी के आधार पर पता चलता है कि तुमने शराब पी थी या नहीं पी थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, 10 नंबर पढ़ लीजिएगा। ये लिखा है अ पेशेंट सडनली डेवलप्स रेस्पिरेटरी डिफिकल्टीज सच एज द डिसअपनी, व्हाट इज द फर्स्ट प्रायोरिटी ऑफ द नर्सिंग ऑफिसर। एक मरीज को अचानक डिसएपनी जैसी श्वसन समस्या देखने को मिलती है, विकसित होती है, नर्सिंग अधिकारी की प्राथमिक वरीयता क्या होगी? फर्स्ट प्रायोरिटी ऑफ द नर्सिंग ऑफिसर, फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होगी नर्सिंग ऑफिसर की? पढ़ लीजिए और आंसर बताइएगा। नर्सिंग ऑफिसर की फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होगी? एक पेशेंट है, अचानक से क्या होता है उसमें रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम देखने को मिलती है, जैसे डिसएपनी। डिसएपनी का मतलब होता है सांस लेने में डिफिकल्टी, डिफिकल्टी इन, हाँ, रेस्पिरेशन, ठीक है। व्हाट इज़ द फर्स्ट प्रायोरिटी ऑफ द नर्सिंग ऑफिसर, यहाँ पर नर्सिंग ऑफिसर की पहली प्रायोरिटी क्या होगी? बताइए भाई। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में दिए गए हैं, आप देख लीजिएगा। नर्सिंग अधिकारी की जो पहली प्रायोरिटी होगी क्या होगी? रेज द हेड ऑफ द बेड फॉर फाउलर पोजिशन एंड एडमिनिस्ट्रेट द ऑक्सीजन। ये लिखा है फाउलर स्थिति में पलंग के शीर्ष को उठाएं और ऑक्सीजन देंगे, या केवल ऑक्सीजन देंगे, या मरीज को ऑक्सीजन संतृप्तता की जांच करेंगे। चेक ऑक्सीजन सैचुरेशन ऑफ द क्लाइंट, या गिव सेमी फाउलर पोजीशन। आपको बताना है क्या उत्तर सही माना जाएगा इस प्रश्न का। कौन सा उत्तर सही मानेंगे इस प्रश्न का जो आप पढ़ रहे हैं अपनी स्क्रीन पर? इस प्रश्न का उत्तर क्या सही माना जाएगा? देखिए, इस प्रश्न का जो सही उत्तर मानेंगे हम, वो रेज द हेड ऑफ द बेड, हम क्या करेंगे, खोपड़ी के पीछे से बेड को उठाएंगे, ठीक है, फाउलर पोजीशन बनाएंगे और ऑक्सीजन देंगे, समझे। सही उत्तर ऑप्शन ए माना जाएगा। फाउलर स्थिति के लिए पलंग के शीर्ष को उठाएंगे, मतलब सिर की तरफ से उठाएंगे बेड के, ठीक है, उधर से उठाएंगे, फाउलर पोजीशन देंगे और ऑक्सीजन को एडमिनिस्ट्रेट करेंगे। सही उत्तर ऑप्शन ए माना जाएगा। यहाँ पर फर्स्ट प्रायोरिटी पूछा गया है, ठीक है, यहाँ पर फर्स्ट प्रायोरिटी पूछा गया है नर्सिंग अधिकारी की। ये ऐसा क्वेश्चन फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग से आता है, इसे फर्स्ट एड भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं? फर्स्ट एड भी बोला जाता है ऐसे प्रश्न जब आते हैं, ठीक है। जब भी फर्स्ट प्रायोरिटी पूछा जाए तो ये फर्स्ट एड के क्वेश्चन होते हैं, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के क्वेश्चन होते हैं। फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का क्वेश्चन हर एक सब्जेक्ट से आ जाते हैं, ठीक है,
हाँ, हर एक सब्जेक्ट में कुछ फंडामेंटल होते हैं, उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसी को फर्स्ट एड, प्राइमरी एड, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग कहा जाता है, ठीक है। तो अभी हम इसमें और भी कुछ प्रश्न ऐड कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, ठीक है। हाँ, तो आप उनके उत्तर दीजिएगा। जस्ट अ सेकेंड। हाँ, ध्यान दीजिए, अब ये आप इंपॉर्टेंट प्रश्न पढ़ेंगे मिडवाइफरी और गायनिकोलॉजी के, ठीक है। तो पढ़ लीजिए और आंसर बताइएगा। यहाँ पर पूछा गया है पुरुषों में गर्भ निरोधक के निम्न में से कौन सी टर्मिनल विधि है। गर्भ निरोधक की जो टर्मिनल विधि है उसके बारे में आपको बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टर्मिनल मेथड ऑफ द कंट्रासेप्शन इन मेन। जो मेल होते हैं या पुरुष होते हैं, इसमें आपको बताना है कि जो टर्मिनल मेथड है तो उसके बारे में बताना है, ठीक है। कंडोम, पुरुष नसबंदी, आईयूडी, केमिकल मेथड क्या होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टर्मिनल मेथड ऑफ द कंट्रासेप्शन इन मेन। पुरुषों में गर्भ निरोधक के निम्न में से कौन सी टर्मिनल विधि है। पुरुषों में कौन सी टर्मिनल विधि है। हाँ, क्वेश्चन नंबर पहला पढ़िए और आंसर बताइएगा, टर्मिनल विधि कौन सी है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर क्या माना जाएगा। हाँ, पढ़ लीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टर्मिनल मेथड ऑफ कंट्रासेप्शन इन मेन। पुरुषों में गर्भ निरोधक के निम्न में से कौन सी टर्मिनल विधि है। तो टर्मिनल विधि यहाँ पर जो होगी स्थायी विधि, ये पुरुष की वैसेक्टॉमी होती है, पुरुष की नसबंदी होगी। सही उत्तर ऑप्शन सी माना जाएगा, सी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। ये कंडोम आपका फिजिकल बैरियर मेथड के अंतर्गत आएगा, ठीक है। हाँ, तो टेम्परेरी मेथड के अंतर्गत अन्य सभी दिए गए हैं। ये जो टर्मिनल मेथड है स्थायी विधि है पुरुषों के लिए, तो ये वैसेक्टॉमी होगी। सही उत्तर ऑप्शन सी माना जाएगा, ठीक है। सी इज़ द राइट आंसर। ये एक परमानेंट मेथड होता है, सर्जिकल प्रोसीजर दैट स्टॉप द स्पर्म फ्रॉम द रीचिंग द सीमेन इजैकुलेट फ्रॉम द पेनिस, ठीक है। तो यहाँ पर स्पर्म वगैरह नहीं जा पाते, नहीं निकल पाते, ठीक है। हाँ, केवल सीमेन वगैरह इजैकुलेट हो पाता है, ठीक है, बाकी स्पर्म वगैरह नहीं जा पाते, इसलिए फीमेल प्रेग्नेंट नहीं हो पाती। इसमें वैसेक्टॉमी इज अ प्रोसीजर टू कट एंड टाई द ट्यूब वैस डिफरेंस डेट कैरी द स्पर्म अप फ्रॉम द टेस्टिकल्स। यहाँ पर एक क्वेश्चन में है, यहाँ पर पॉइंट दिया गया है कि जो वैसेक्टॉमी होता है एक प्रकार की प्रक्रिया होती है जिसमें जो टेस्टिस से एक नली जाती है जिसे वैस डिफरेंस बोला जाता है, इसे कट किया जाता है, कट करके टाई कर दिया जाता है, समझे। इसे कट एंड टाई किया जाता है, समझे। इसे कट एंड टाई कर देते हैं दैट कैरी द स्पर्म, और इसी के माध्यम से टेस्टिकल से स्पर्म जाते हैं सीमेन के साथ मिलके, एक लिक्विड फ्लूइड के साथ मिलके ये बाहर चले जाते हैं वजाइना में, ठीक है। तो इसे कट कर दिया जाएगा, कट एंड टाई किया जाएगा, इसी को वैसेक्टॉमी बोला जाता है। ये एक टर्मिनल मेथड होता है, ठीक है, टर्मिनल लिगेशन बोलेंगे। नेक्स्ट ये क्वेश्चन नंबर दूसरा पढ़िए। गर्भाशय में मृत भ्रूण को पड़े रहने को कहा जाता है, आपको बताना है क्या कहा जाता है। व्हाट इज अ डेड फेटस लाइंग इन द यूट्रस। क्वेश्चन नंबर दूसरा पढ़िए और आंसर बताइएगा। व्हाट इज अ डेड फेटस लाइंग इन द यूट्रस। हाँ, पढ़ लीजिए और आंसर बताइएगा, क्या माना जाएगा प्रश्न का सही उत्तर। हाँ, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। गर्भाशय में मृत भ्रूण को पड़े रहने को कहा जाता है व्हाट इज अ डेथ फेटस लाइंग इन द यूट्रस। इस प्रश्न का सही उत्तर माना जाएगा, इसे लीन एबॉर्शन कहा जाता है। क्या बोला जाता है, लीन एबॉर्शन बोला जाता है। ए इज़ द राइट आंसर। गर्भाशय में मृत भ्रूण को पड़े रहने को कहा जाता है, इसे लीन एबॉर्शन बोला जाता है। ए इज़ द राइट आंसर। प्रश्न का सही उत्तर क्या मानेंगे, ए वाला मानेंगे। व्हाट इज़ द मेजर कॉज ऑफ द अर्ली प्रेगनेंसी ब्लीडिंग। कह रहा है कि अगर प्रेगनेंसी में अर्ली ब्लीडिंग देखने को मिलता है, जैसे कोई फीमेल प्रेग्नेंट होती है और शुरुआत में अगर ब्लीडिंग देखने को मिले, ठीक है, तो इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं, किन वजह से ऐसा हो सकता है, समझे, किस वजह से ऐसा हो सकता है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया है कि किस वजह से ऐसा हो सकता है। व्हाट इज द मेजर कॉज ऑफ अर्ली प्रेगनेंसी ब्लीडिंग। अगर किसी में अर्ली प्रेगनेंसी कोई महिला प्रेग्नेंट होती है, अर्ली प्रेगनेंसी ब्लीडिंग देखी जाती है, तो उसके कारण क्या होंगे। सर्वाइकल कैंसर, एक्टोपिक प्रेगनेंसी या एबॉर्शन, नॉन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, क्या होगा। तो प्रश्न का सही उत्तर माना जाएगा, ऐसी कंडीशन में ये एबॉर्शन माना जाएगा, ठीक है, गर्भपात हो जाते हैं। सही उत्तर ऑप्शन सी माना जाएगा, ठीक है, सी इज़ द राइट आंसर। व्हाट इज़ द मेजर कॉज ऑफ अर्ली प्रेगनेंसी ब्लीडिंग। अगर कोई महिला गर्भवती है, ठीक है, शुरुआत में ही अगर उसमें ब्लीडिंग देखने को मिल रही, क्या देखी जा रही है, ब्लीडिंग देखी जा रही है, ठीक है। तो जब शुरुआत में ही ब्लीडिंग देखी जाती है तो ये एबॉर्शन की वजह से होता है। क्या होता है, एबॉर्शन की, मतलब उसका गर्भपात हो गया है, समझे, गर्भपात हो गया। लॉस ऑफ अ प्रेगनेंसी ड्यूरिंग द फर्स्ट 13 वीक्स ऑफ द प्रेगनेंसी इज कॉल्ड द अर्ली प्रेगनेंसी लॉस या मिसकैरेज। अर्ली प्रेगनेंसी लॉस हो जाएगा, मिसकैरेज हो जाएगा, इसी को हम लोग एबॉर्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे, एबॉर्शन कहा जाता है, इसी को एबॉर्शन कहा जाता है। नेक्स्ट है, गर्भपात के लिए कौन से कारक मुख्य रूप से जिम्मेदार हैं। व्हाट फैक्टर आर मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर एबॉर्शन।
गर्भपात के लिए कौन से कारक मुख्य रूप से जिम्मेदार हैं? कौन से कारक मुख्य रूप से जिम्मेदार हैं गर्भपात के लिए? हाँ, पढ़िए और आंसर बताइएगा। पढ़ लीजिए और उत्तर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़िए। व्हाट फैक्टर्स आर मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द अबॉर्शन? गर्भपात के लिए कौन से कारक मुख्य रूप से जिम्मेदार हैं? कौन से कारक मुख्य रूप से जिम्मेदार हैं? देखिए, इस प्रश्न का सही उत्तर माना जाएगा गर्भपात के लिए व्हाट फैक्टर मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर एबॉर्शन, जेनेटिक डिसऑर्डर सबसे ज़्यादा होता है। जेनेटिक डिसऑर्डर हम कहेंगे या क्रोमोसोमल डिसऑर्डर कह सकते हैं, ठीक है। आनुवांशिक विकार या गुणसूत्र संबंधित विकार होते हैं, क्रोमोसोमल। हाँ, जो डिसऑर्डर देखने को मिलते हैं इस वजह से सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है, समझे। क्रोमोसोमल जो डिसऑर्डर होते हैं मतलब गुणसूत्र संबंधी विकार, ठीक है, इस वजह से सबसे ज़्यादा गर्भपात होते हैं। 50% ज़्यादा इसी पर होते हैं। जेनेटिक डिसऑर्डर सही उत्तर माना जाएगा, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7वां। ईडीडी के कितने सप्ताह बाद तक प्रसव प्रक्रिया के प्रारंभ नहीं होने की स्थिति को पोस्ट मेच्योरिटी कहते हैं? पोस्ट मेच्योरिटी इज द कंडीशन ऑफ नॉन कमेंसमेंट, लिखा है कमेंसमेंट ऑफ डिलीवरी प्रोसेस टिल हाउ मैनी वीक आफ्टर ईडीडी। अगर किसी की ईडीडी निर्धारित है, ईडीडी का मतलब होता है एस्टिमेटेड डेट ऑफ डिलीवरी। इसका भी मतलब होता है कि बच्चा जिस तारीख को पैदा होगा, जन्म लेगा, उसकी प्रसव की जो तारीख निर्धारित होती है, अगर बच्चा उस दिन पैदा नहीं होता है, ठीक है, तो हम इसे पोस्ट मेच्योरिटी कहेंगे। तो कितने सप्ताह तक, अगर ईडीडी निर्धारित होने के कितने सप्ताह तक अगर बच्चा पैदा नहीं होगा तो हम इसे ईडीडी मतलब पोस्ट मेच्योरिटी कहेंगे। अगर बच्चा ईडीडी में पैदा नहीं होता, समझे, जितनी उसकी ईडीडी निर्धारित है मतलब जिस दिन बच्चा पैदा होना है, जो प्रसव की तारीख है, उसके अगर बाद बच्चा कितने दिन बाद पैदा होगा तो इसे हम पोस्ट मेच्योरिटी कहेंगे। तो 2 सप्ताह माना जाएगा। कितना माना जाएगा? 2 सप्ताह सॉरी, मतलब ये कि 14 दिन बाद। समझ में आ रही? क्योंकि ईडीडी किसी की भी ईडीडी क्या होती है, ज़्यादातर 40 सप्ताह होती है। कितनी होती है? 40 सप्ताह होती है, ठीक है। अब इसमें क्या है, अगर बच्चा 42 सप्ताह तक नहीं पैदा होता तो 40 2 42 मतलब कितने जोड़े गए? 2 वीक इसमें और जोड़ दिए गए। तो अगर 2 सप्ताह तक बच्चा और नहीं पैदा होता तो ये 42 हो जाएगा। 42 सप्ताह के बाद बच्चा अगर पैदा होता है तो इसे पोस्ट मेच्योरिटी बोला जाता है। पोस्ट मेच्योर बच्चा, पोस्ट टर्म बच्चा होगा, समझे। तो ये 2 सप्ताह के बाद कंसीडर करेंगे। अगर दिन में लिखा होता तो 14 दिन लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? 14 दिन। बाकी वीक में लिखा है तो 2 वीक सही माना जाएगा। सही उत्तर ऑप्शन बी होगा, ठीक है। बी इज़ द राइट आंसर, ओके। यहाँ पर दिया भी गया है कि 42 दिन, 42 वीक दिया गया। 42 वीक को हम लोग 294 दिन बोलते हैं। कितना बोलते हैं? 294 दिन। नॉर्मल जो गर्भावस्था होती है वो 280 दिन की होती है। अगर इसमें 14 दिन जोड़ोगे आप तो ये कितना आ जाएगा? ये 94 दिन आ जाएगा। 294 दिन ये आ जाएगा। ये होता है पोस्ट टर्म बेबी जब पैदा होता है, ठीक है। ईडीडी जितनी भी किसी भी महिला की ईडीडी होगी उसमें 14 दिन जोड़े जाएंगे, ठीक है। तो 14 दिन को हम लोग 2 सप्ताह कंसीडर करेंगे और ईडीडी 40 मानी जाती है। 40 2 42 माना जाता है। इस प्रकार से 42 वीक के बाद अगर बच्चा पैदा होता है तो इसे पोस्ट टर्म कहा जाता है, ठीक है। क्या बोला जाता है? पोस्ट टर्म बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वजन वाले शिशु को कम वजन वाला शिशु कहेंगे? ये लिखा है विच वेट बेबी वुड बी कॉल्ड आ लो वेट बेबी या लो बर्थ बेबी। एक इतने वजन से कम अगर बच्चे का वजन होगा तो हम इसे LBW मानेंगे। क्या मानेंगे? LBW मानेंगे, लो बर्थ वेट बोलेंगे। बताइए भाई, कितने से कम होगा तो हम इसे LBW मानेंगे? एक स्टैंडर्ड है, एक मानक है। अगर इतने से कम होगा तो हम इसे LBW मानेंगे। क्या मानेंगे? इसे हम LBW मानेंगे अगर इतने से वज़न कम होगा। आपको बताना है कितने से अगर वज़न कम होगा तो हम इसे LBW मानेंगे। कितने से कम होगा? हाँ, किस वजन वाले शिशु को कम वजन वाला शिशु कहेंगे? विच वेट बेबी वुड बी कॉल्ड आ लो बर्थ वेट बेबी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर माना जाएगा 2500 ग्राम। अगर 2500 ग्राम से कम होगा वजन, कितने से कम होगा? 2500 ग्राम से अगर वजन कम होता है, ठीक है, तो इसे LBW माना जाएगा। क्या माना जाएगा? LBW, ओके। 2500 ग्राम से अगर वजन कम होता है तो इसे हम LBW बोलते हैं, ठीक है। LBW शिशु बोला जाएगा। लो बर्थ की यही परिभाषा होती है कि अगर वजन बच्चे का 5 पाउंड से कम होता है। कितने से कम होता है? 5 पाउंड से, ओके। और इसे ग्राम में लिखेंगे तो इसे लिखेंगे 2500 ग्राम। अगर केजी में लिखेंगे तो 2.5 केजी। इसे इस तरीके से चूल्हा बनाया जाएगा, ठीक है। इसे लेस देन पढ़ा जाता है। 2.5 केजी लिखा जाएगा। इसका मतलब होता है 2.5 किलो से अगर कम बच्चा पैदा होता है तो इसे हम
LBW कंसीडर करते हैं। क्या करते हैं? LBW। अगर LBS में पूछा जाएगा तो आप 5 पाउंड बताएंगे, ठीक है। आप ध्यान रखिएगा, ये दिया गया। एन एवरेज न्यूबॉर्न यूजुअली वेट, जो एक एवरेज बच्चा पैदा होता है वो कितने LBS का पैदा होता है, कितने LB का? तो 8 LB या 8 पाउंड बोला जाता है इसी को, ठीक है। ये 8 पाउंड बोला जाता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये 8 पाउंड लगभग जो दिया गया है 3.5 किलो के आसपास होता है। हाँ, ये 3.5 किलो के आसपास होते हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, मानव दूध में पाया जाने वाला इम्यूनोग्लोबुलिन कौन सा है? जो मानव दूध में पाया जाता है। व्हाट इज़ द मेजर इम्यूनोग्लोबुलिन फाउंड इन ह्यूमन मिल्क? ह्यूमन मिल्क में जो मेजर इम्यूनोग्लोबुलिन पाया जाता है, मेजर इम्यूनोग्लोबुलिन कौन सा होगा जो ह्यूमन मिल्क में पाया जाता है? कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन पाया जाता है? तो मानव दूध में पाया जाने वाला जो इम्यूनोग्लोबुलिन होता है, जो सबसे ज़्यादा पाया जाता है, वो IgA पाया जाता है, ठीक है। सही उत्तर ऑप्शन बी माना जाएगा। बी इज़ द राइट आंसर। सबसे ज़्यादा IgA पाया जाता है। यहाँ पर दिया भी गया है कि 90% जो प्रतिनिधित्व करता है टोटल मिल्क में जितना भी एंटीबॉडीज़ पाया जाता है उसमें 90% SIgA होता है। ये सेक्रेटरी मतलब होता है इसका, ठीक है। ये इम्यूनोग्लोबुलिन होता है, ठीक है। तो ये 90% होता है। इसके बाद इसमें इम्यूनोग्लोबुलिन G और M भी पाए जाते हैं, ठीक है। लेकिन जो सबसे मोस्ट एविडेंट या सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है रिच इन इम्यूनोग्लोबुलिन, वो SIgA होता है या IgA बोला जाता है केवल, ठीक है। सबसे ज़्यादा पाया जाता है। स्तनों में दूध के इजेक्शन में कौन सा रिफ्लेक्स सहायक है? विच रिफ्लेक्स इज हेल्पफुल इन इजेक्शन ऑफ मिल्क इन द ब्रेस्ट या फ्रॉम द ब्रेस्ट? यहाँ पर यह है कि जैसे कि ब्रेस्ट से मिल्क निकलता है तो इसमें कौन सा इजेक्शन सहायक होगा, ये पूछा जा रहा है, ठीक है। कौन सा इजेक्शन सहायक होगा? हाँ, पढ़ लीजिए और आंसर बताइएगा। कौन सा इजेक्शन सहायक होगा? तो ब्रेस्ट से मिल्क के निकलने के लिए लेट डाउन रिफ्लेक्स सहायक होता है। सही उत्तर ऑप्शन बी माना जाएगा। प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी होगा, ठीक है। विकल्प बी प्रश्न का सही उत्तर माना जाएगा। लिखा है ऑक्सीटोसिन रिफ्लेक्स आल्सो समटाइम कॉल द लेट डाउन रिफ्लेक्स। जो ऑक्सीटोसिन रिफ्लेक्स होता है ना, इसी की वजह से ब्रेस्ट से मिल्क सिक्रीटेड होता है, निकलता है, ठीक है। ब्रेस्ट से मिल्क जो निकलता है इसी की वजह से ऑक्सीटोसिन रिफ्लेक्स, इसे लेट डाउन रिफ्लेक्स कहा जाता है। मिल्क इजेक्शन रिफ्लेक्स के नाम से भी इसे जाना जाता है, समझे। मिल्क इजेक्शन रिफ्लेक्स के नाम से भी इसे जाना जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। उचित परिस्थितियों में सूतिकावस्था के दौरान महिला को कौन सा टीका लगाया जा सकता है? विच वैक्सीन कैन बी गिवन टू आ वुमेन ड्यूरिंग डोरमेंसी अंडर अप्रोप्रिएट सर्कमस्टेंसेज? 11 नंबर पढ़ लीजिए और आंसर बताइएगा। 11 का आंसर क्या माना जाएगा? 11 का उत्तर क्या होगा? उचित परिस्थितियों में सूतिकावस्था के दौरान महिला को कौन सा टीका लगाया जा सकता है? बताइए भाई, कौन सा टीका लगाया जा सकता है? विच वैक्सीन कैन बी गिवन टू आ वुमेन ड्यूरिंग डोरमेंसी अंडर अप्रोप्रिएट सर्कमस्टेंसेज? उचित परिस्थितियों में सूतिकावस्था के दौरान महिला में कौन सा टीका लगाया जा सकता है? तो प्रश्न का सही आंसर है टेटनस का लगाया जा सकता है, ठीक है। कौन सा टीका लगा सकते हैं? विकल्प ए माना जाएगा। टेटनस टॉक्साइड लगा सकते हैं। और ऐसे में हम लोग NTD IG लगा सकते हैं, रूबेला भी लगाए जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये अनिवार्य नहीं होते, समझे, ये अनिवार्य नहीं होते, ठीक है। लेकिन जो सबसे अप्रोप्रिएट आंसर होते हैं, आंसर होगा सबसे अप्रोप्रिएट उनमें से आपका आंसर टेटनस टॉक्साइड सबसे बेस्ट आंसर होता है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, हाँ, ये सर्कमस्टेंसेज होते हैं, ठीक है। ऐसे सर्कमस्टेंसेज में जैसे सूतिकावस्था के दौरान महिला में कौन से टीके लगाए जा सकते हैं, ठीक है। तो ये लगाने को सभी लगाए, लेकिन सबसे बेस्ट में से आंसर आपका ये टेटनस टॉक्साइड आता है, ओके। नेक्स्ट है स्तनों में दूध के निर्माण में सहायक हार्मोन्स कौन सा है? विच हार्मोन्स इज हेल्पफुल इन द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क इन द ब्रेस्ट? स्तनों में दूध के निर्माण में सहायक हार्मोन कौन सा है? पढ़ लीजिए और आंसर बताइए। और जो भी स्टूडेंट ऑनलाइन पेड क्लासेज लेना चाहते हैं, GS इंडिया में पढ़ना चाहते हैं, PDF नोट्स परचेज करना चाहते हैं, कम समय में रिवीजन करना चाहते हैं, तो वो स्टूडेंट दिए गए नंबर पर संपर्क करेंगे। अपना नाम और ज़िले का नाम लिखकर हमें व्हाट्सअप करेंगे। ये नंबर हमारा व्हाट्सअप नंबर है, गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम नंबर, कॉलिंग नंबर भी है, ठीक है। जो भी स्टूडेंट PDF नोट्स परचेज करना चाहते हैं, ANM UP SSC के लिए, BTSC के लिए, या लाइव क्लास, रिकॉर्डेड क्लासेज कुछ भी परचेज करना चाहते हैं, या नर्सिंग ऑफिसर UPPSC परमानेंट स्टाफ नर्स की क्लास लेंगे, यही नंबर हमारा गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम नंबर, कॉलिंग नंबर भी है, ठीक है। अपना नाम और ज़िले का नाम लिखकर व्हाट्सअप करेंगे। स्तनों में दूध निर्माण में सहायक है तो ये प्रोलैक्टिन सहायक होता है। सही उत्तर ऑप्शन सी माना जाएगा। क्या माना जाएगा? सी इज़ द राइट आंसर।
प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी माना जाएगा, सी इज द राइट आंसर। यहाँ पर दिया गया प्रोलैक्टिन इज नेसेसरी फॉर द सिक्रीशन ऑफ द मिल्क बाय द सेल ऑफ द एल्वेओली। प्रोलैक्टिन इज नेसेसरी, ये प्रोलैक्टिन जरूरी होता है सिक्रीशन ऑफ द मिल्क बाय द सेल ऑफ द एल्वेओली, एल्वेओली की सेल से मिल्क के सिक्रीशन के लिए द लेवल ऑफ द प्रोलैक्टिन द ब्लड इंक्रीज द मार्केटली ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी एंड स्टिमुलेट द ग्रोथ एंड द डेवलपमेंट ऑफ द मेमोरी टिश्यू। देखिए प्रेगनेंसी के दौरान जो मेमोरी टिश्यू होते हैं ना, ये बढ़ जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं प्रेगनेंसी के दौरान इन प्रिपरेशन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द मिल्क, ठीक है। और ये प्रोडक्शन ऑफ मिल्क के लिए ज़रूरी होता है आपका जो प्रोलैक्टिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लीजिए, यहाँ पर दिया गया पीआईडी पेल्विक इन्फ्लेमेटिव डिसीज का सबसे सामान्य जीव कारक कौन सा होता है, पीआईडी के लिए जो जिम्मेदार है। बताइए भाई, पीआईडी पेल्विक इन्फ्लेमेटिव डिसीज के लिए जो सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है, वो जिम्मेदार कौन सा कारक जीव होगा? कौन सा कारक जीव सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है पीआईडी का सबसे सामान्य कारक जीव है? विच इज़ द मोस्ट कॉमन ऑर्गन फैक्टर ऑफ पीआईडी? पीआईडी का जो मोस्ट कॉमन फैक्टर है आपको बताना है कौन सा है। पीआईडी का सबसे सामान्य कारक जीव कौन सा है? तो प्रश्न का सही उत्तर जो माना जाएगा वो ऑप्शन ए माना जाएगा, निसेरिया गुनेरिया है। क्या है? निसेरिया गुनेरिया, ओके। हाँ, प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए माना जाएगा। हाँ, निसेरिया गुनेरिया इस प्रश्न का सही उत्तर माना जाएगा, निसेरिया गुनेरिया, ओके। तो ये पीआईडी के लिए जिम्मेदार होता है। पीआईडी का मतलब होती है पेल्विक इन्फ्लामेटिव डिसीज। ये जो पेल्विक एरिया है इसमें अगर इन्फ्लामेशन देखने को मिलता है तो इसके लिए निसेरिया गुनेरिया स्पेशली जिम्मेदार होता है, ओके, स्पेशली ये जिम्मेदार होता है। यहाँ पर दिया भी गया है और क्लामाइडिया ट्रैकोमैटिस भी होता है इसके लिए जिम्मेदार, लेकिन निसेरिया गुनेरिया विकल्प में दिया गया तो आपका आंसर निसेरिया गुनेरिया माना जाएगा, ओके। बाकी ये दोनों जिम्मेदार होते हैं, क्लामाइडिया ट्रैकोमैटिस जिम्मेदार होता है, निसेरिया गुनेरिया ये दोनों जिम्मेदार होते हैं, ओके। नेक्स्ट है वीडीआरएल परीक्षण किसके निदान के लिए प्रयोग किया जाता है? व्हाट इज द वीडीआरएल टेस्ट यूज टू डायग्नोस? क्या हम डायग्नोस करते हैं वीडीआरएल टेस्ट से? वीडीआरएल टेस्ट से जो डायग्नोस किया जाता है वो क्या डायग्नोस करते हैं वीडीआरएल टेस्ट से? ये वेनेरियल जो टेस्ट होता है इससे जो हम डायग्नोस करते हैं वो सिफिलिस का डायग्नोस करते हैं। किसका? सिफिलिस बीमारी का। सही उत्तर ऑप्शन सी माना जाएगा, ठीक है, सी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। हाँ, सी प्रश्न का सही उत्तर माना जाएगा। वीडीआरएल परीक्षण किसके निदान के लिए प्रयोग किया जाता है? तो ये सिफिलिस के लिए करते हैं, ओके। सही उत्तर ऑप्शन सी माना जाएगा। वीडीआरएल टेस्ट इज अ स्क्रीनिंग टेस्ट, सिफिलिस के लिए होता है, ठीक है। इट मेजर द प्रोटीन कॉल द एंटीबॉडी, ये एक प्रोटीन को मेजर करता है जिसे एंटीबॉडीज कहते हैं, विच योर बॉडी में प्रोड्यूस इफ यू कम इन द कंटेक्ट विद द बैक्टीरिया, और ये तभी प्रोड्यूस होता है जब आप इसके संपर्क में आए होते हैं, ठीक है। टेपोनोमा पैलिडम इसके बैक्टीरिया का नाम है सिफिलिस के, ठीक है। इसमें एक एंटीजन हो एंटीबॉडीज होता है उसे पता कर लेता है और सेक्सुअल एक्टिविटी के दौरान इसे ये फैलता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़ लिया 15 नंबर, ये दिया गया वयस्कों में सामान्यतः कौन सा हीमोग्लोबिन पाया जाता है? पढ़ लीजिए और आंसर बताइएगा। ये लिखा है हीमोग्लोबिन HbA, HbF, HbS। बताइए भाई, जो उत्तर सही लगे आपको बताना है, ठीक है। विच हीमोग्लोबिन इज कॉमनली फाउंड इन एडल्ट? HbA, HbF, HbS। हाँ, सभी को बताना है कौन सा पाया जाता है। देखिए, इस प्रश्न का जो सही उत्तर माना जाएगा, जो हीमोग्लोबिन वयस्क में पाया जाता है, एडल्ट में जो हीमोग्लोबिन देखने को मिलता है, लिखा है विच हीमोग्लोबिन इज कॉमनली फाउंड इन एडल्ट। ये आपके लिए प्रश्न छोड़ दे क्या? आप उत्तर बताएंगे इसका कि हम ही बता दें? बताइए भाई, क्या किया जाए, इसका उत्तर हम ही बता दें आपको? देखिए, इस प्रश्न का जो सही उत्तर माना जाएगा वो ऑप्शन ए माना जाएगा। हाँ, HbA हीमोग्लोबिन, सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। ये जो HbA दिया गया है ना, HbA, हाँ, तो एडल्ट में जो सबसे ज़्यादा हीमोग्लोबिन पाया जाता है वो HbA प्रकार का पाया जाता है, ठीक है। हाँ, इसमें 2 अल्फ़ा होते हैं, 2 बीटा ग्लोबुलिन चेन पाई जाती है, ठीक है। 2 अल्फ़ा ग्लोबुलिन पाए जाते हैं और 2 बीटा, इसे बोला जाएगा ग्लोबिन्स पाए जाते हैं, ठीक है। एक प्रकार की ये चेन होती है, क्या होती है? संरचना, चेन होती है, ठीक है। और जो ऑप्शन बी में लिखा गया है ये एडल्ट में पाया जाएगा। जो ऑप्शन बी में लिखा गया है इसे हम फेटल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? ये जो छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं, स्मॉल जो बेबी होते हैं, जो माता के यूट्रस में होते हैं, उसमें HbF टाइप का हीमोग्लोबिन पाया जाता है। कौन सा?
छोटे बच्चों में HbF टाइप का हीमोग्लोबिन पाया जाता है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। ये न्यूबॉर्न में कहोगे आप, और न्यूबॉर्न के लिए पूछा जाए तो ये HbF, या फेटल के लिए मतलब ये है कि बच्चा जब माता के यूट्रस में होगा तो HbF वाला हीमोग्लोबिन पाया जाएगा, ठीक है। और एडल्ट में HbA वाला हीमोग्लोबिन पाया जाता है, ठीक है। अगर किसी में HbS वाला हीमोग्लोबिन पाया गया या पाया जाएगा तो ये क्या बताता है, ये बताता है हीमोग्लोबिन सही नहीं है, समझे। ये बताता है, ये एबनॉर्मलिटी को बताता है, असाधारण बताता है, विकार को बताता है। मतलब ये है कि ये सिकल सेल एनीमिया है या ब्लड से रिलेटेड कोई डिसऑर्डर है, समझे, कोई ब्लड डिसऑर्डर है। अगर हीमोग्लोबिन HbS पाया गया, ये ब्लड डिसऑर्डर को बताएगा, ठीक है। ये एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन होता है, ये सिकल सेल एनीमिया में पाया जाता है। किसी बीमारी में ब्लड से रिलेटेड कोई बीमारी हो जाती ना, तो उस डिसीज में ये देखने को मिलता है, समझे। ऐसे सामान्य तौर पे ये नहीं पाया जाता है, ये किसी डिसीज वगैरह में देखा जाएगा। बाकी ये एडल्ट में देखा जाएगा सामान्य तौर पे, और ये जो न्यूबॉर्न होंगे उसमें देखने को मिलेगा, और फेटल में देखने को मिलता है। किस में देखा जाता है, न्यूबॉर्न एंड फेटल दोनों में देखा जाता है। कौन सा, HbF वाला, ओके। तो ये बात आपको ध्यान रखना है, HbF वाला इसमें देखा है। HbS वाला जब कोई ब्लड से रिलेटेड डिसऑर्डर होगा, जैसे सिकल सेल एनीमिया या डिसीज, कोई ब्लड डिसऑर्डर, ठीक है, उसमें ये एबनॉर्मलिटी को बताएगा, ओके। ये एबनॉर्मल होता है, HbS कहा जाता है इसे, ओके। HbS ये एबनॉर्मलिटी को बताता है। बाकी आपको ये दोनों चीज़ें ध्यान रखनी है, ओके। तो उम्मीद करते हैं आपको ये प्रश्न अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे, और ये काफ़ी अच्छे प्रश्न थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आपकी सभी एग्जाम्स के लिए। स्टाफ नर्स, CHO, नर्सिंग ऑफिसर, या SGPGI, UPPSC और UP के जो एग्ज़ाम्स हैं उसमें क्वेश्चन मिडवाइफरी गायनेकोलॉजी की बड़ी मात्रा में पूछे जाते हैं। और जो पेपर के प्रश्न पढ़ाएं इनको भी आप अच्छी तरीके से देखिएगा, समझिएगा, आपको पता चलेगा कि हाँ पेपर में क्वेश्चन कैसे आते हैं, ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर कैसे आते हैं। जो हम क्वेश्चन आपको दे रहे हैं ना ऊपर सॉल्व कराते हैं, तो वो ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर होते हैं, ठीक है। तो जो भी स्टूडेंट UP के लिए क्लास लेना चाहते हैं, PDF नोट्स कम समय में रिवीजन करना चाहते हैं, या रिकॉर्डेड क्लास लेना चाहते हैं, ठीक है, रिकॉर्डेड क्लास या PDF नोट्स परचेज करना चाहते हैं, तो वो GS इंडिया के दिए गए नंबर पर संपर्क करेंगे। ये नंबर हमारा व्हाट्सअप नंबर है, गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम नंबर, कॉलिंग नंबर भी है 6306782918 630768 ठीक है। अपना नाम और ज़िले का नाम लिखकर हमें व्हाट्सअप करेंगे। जो भी स्टूडेंट ऑनलाइन पेड क्लासेज लेना चाहते हैं, GS इंडिया में पढ़ना चाहते हैं, सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज पढ़ना चाहते हैं, तो वो स्टूडेंट अपना नाम और ज़िले का नाम लिखकर हमें व्हाट्सअप करेंगे, ठीक है। जो भी स्टूडेंट ऑनलाइन पेड क्लासेस लेना चाहते हैं, ये नंबर हमारा गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम नंबर, कॉलिंग नंबर और व्हाट्सअप नंबर भी है, ठीक है। और इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देंगे। और क्लास आपको कैसी लगी ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जो भी स्टूडेंट नए हैं वो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि डेली हमारी क्लासेज दी जाती हैं, डेली हमारी क्लासेज चलती हैं, ठीक है। हाँ, तो बहुत सारे स्टूडेंट आते जरूर क्लास में, लेकिन स्टूडेंट लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते। तो आप सभी लोग लाइक और सब्सक्राइब भी किया करें, ठीक है, और लोगों में भी शेयर किया करें, क्योंकि इट इज़ अ पब्लिक क्लास और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहते हैं आपके एग्जाम्स के लिए, ठीक है। पढ़ते रहिए। आप लोग लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते, इसीलिए हम भी क्लास वगैरह कभी कभी छोड़ छोड़ के लेते हैं। मुझे लगता है चलो रहने दो, जितने चल रहे हैं वो पेड में ही सिर्फ पढ़ेंगे, क्योंकि पेड में हमारे पास बड़ी मात्रा में स्टूडेंट पढ़ते हैं, ठीक है। हाँ, इसलिए हम आपको ज़्यादा पब्लिक क्लास नहीं दे पाते, ओके, क्योंकि आप लोग लाइक सब्सक्राइब नहीं करते, कम करते हैं, इसलिए हम भी बहुत कम क्लासेज वगैरह भी लेते हैं, लेकिन पेड की क्लासेज हमारी डेली चलती हैं। चलिए, तो आप अपना काम कीजिएगा, हम अपना काम करते रहेंगे। ओके, बाय, टेक केयर्स, बाय, जय हिंद, सी यू, बाय बाय। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग। सभी लोग जुड़ जाएंगे, और यहाँ पर हम लोग पोषण और आहार से संबंधित MCQ पढ़ेंगे, जो एग्जाम्स में बड़ी मात्रा में रिपीट होते हैं और बड़ी मात्रा में पूछे जाते हैं, ठीक है। ये टॉपिक जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं इस टॉपिक से रिलेटेड वो इसमें लिए गए हैं, ठीक है, पोषण और आहार से। तो चलिए अच्छे क्लास को स्टार्ट करते हैं। विटामिन, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट, न्यूट्रिशन, ये सारी पॉइंट्स इसमें इंक्लूड किए गए हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आप पहला पढ़ेंगे और आंसर बताएंगे। हाँ, इन प्रश्नों का आप लोग रिविजन्स कर लेंगे। पोषण और जो न्यूट्रिशन टॉपिक है आपका, इससे कंप्लीट हो जाएगा। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट इज काज्ड बाय डिफिशिएंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट निम्न में से किस कमी के कारण हो जाता है। काफ़ी सिंपल से प्रश्न है, लेकिन एग्जाम्स में बड़ी मात्रा में रिपीट होते हैं, तो आप लोग इनकी प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है। जो NTD होता है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होता है, ये फॉलिक एसिड की कमी से हो जाता है। सही उत्तर ऑप्शन डी माना जाएगा। हम आपको बता दें कि जब कोई भी फीमेल प्रेग्नेंट होती है, तो प्रेगनेंसी के अगर पहले महीने में फॉलिक एसिड की टैबलेट या कैप्सूल या फॉलिक एसिड पर्याप्त मात्रा में नहीं लेती, तो बच्चे का जो रीढ़ की हड्डी होती है या ब्रेन होता है, ये सही तरीके से फॉर्म नहीं हो पाता, ठीक है। इसमें जो
वर्टब्री हैं अच्छी तरीके से क्लोज, हाँ, अच्छी तरीके से प्रॉपर क्लोजली ये जुड़ नहीं पाते, तो ये फॉलिक एसिड की वजह से हो जाता है इसे एनटीडी कहा जाता है, न्यूरल ट्यूब दोष बोला जाता है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट बोला जाता है, ठीक है। जब भी कोई फीमेल प्रेग्नेंट होना चाहती है तो उसे कितने समय पहले से फॉलिक एसिड टैबलेट या फॉलिक एसिड कैप्सूल या फॉलिक एसिड सब्सटेंस लेना स्टार्ट कर देना चाहिए? अगर कोई भी महिला प्रेग्नेंट होना चाहती है तो प्रेगनेंसी के कितने दिन पहले से ये लेना स्टार्ट कर देना चाहिए, ठीक है। आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे इस प्रश्न का उत्तर, मैंने कई बार पढ़ाया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर दूसरा, पढ़िए जल्दी से और अपना आंसर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, किस विटामिन की कमी के कारण हृदय की धड़कन बढ़ जाती है और हृदय फेल भी हो सकता है? पढ़िए भाई। क्वेश्चन नंबर दूसरा पढ़ेंगे, डिफिशियंसी ऑफ विच विटामिन कॉजेज द इंक्रीज द हार्ट बीट एंड कैन आल्सो कॉज द हार्ट फेल्योर? किस विटामिन की कमी के कारण हृदय की धड़कन बढ़ जाती है और हृदय फेल हो सकता है? क्वेश्चन नंबर दूसरा पढ़िए और आंसर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड का उत्तर क्या मानेंगे? डिफिशियंसी ऑफ विच विटामिन कॉज इंक्रीज हार्ट बीट एंड कैन आल्सो कॉज द हार्ट फेल्योर? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर माना जाएगा वो विटामिन बी 1 माना जाएगा, और विटामिन बी 1 को हम लोग थायमीन कहते हैं। क्या कहते हैं? थायमीन। पता है आपको? हम इसे क्या कहते हैं? थायमीन कहते हैं, ठीक है। थायमीन की कमी के कारण हृदय की जो धड़कन होती है अनियमित हो जाती है, ठीक है, और आपका हृदय फेल भी हो सकता है थायमीन की कमी से, ठीक है। आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि जो थायमीन है किन किन पदार्थों में पाई जाती है, किन चीज़ों को खाना चाहिए जिससे पर्याप्त मात्रा में आपको थायमीन मिले, कमेंट बॉक्स में बताएंगे आप सभी लोग। तो हम आपको बताते हैं थायमीन की कमी से बेरी बेरी बीमारी हो जाती है। कौन सी हो जाती है? बेरी बेरी बोला जाता है, ठीक है। तो बेरी बेरी जो डिसीज हो जाती है वो थायमीन की कमी से हो जाती है। और बेरी बेरी जो बीमारी है ये कितने प्रकार की होती है, तो इसके बारे में बात करते हैं। 2 प्रकार की होती है। एक होता है वेट बेरी बेरी, एक होता है ड्राई बेरी बेरी, ठीक है। इनमें से एक ब्लड सर्कुलेशन से रिलेटेड है, दोनों में से खास करके ये हार्ट फेल्योर की तरफ ले जाते हैं, लीड करते हैं अगर बड़ी मात्रा में सीवियर कमी हो जाती है। और थायमीन की कमी पता है सबसे ज़्यादा कब होती है? जब लोग शराब पीते हैं। क्या करते हैं? शराब पीते हैं, शराब का सेवन करते हैं, अल्कोहल लेते हैं, ठीक है। तो उन लोगों में सबसे ज़्यादा थायमीन की कमी होती है, सबसे ज़्यादा, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आपके लिए, विटामिन बी 12 की कमी से कौन सी बीमारी हो जाती है? आपके लिए क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे तीसरा नंबर, निम्न में से किसकी कमी के कारण हड्डियां कमजोर पड़ जाती हैं? किसकी कमी के कारण जो हड्डियां होती हैं वो कमजोर पड़ जाती हैं? डिफिशियंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कॉज बोन्स टू बिकम वीक? निम्न में से किसकी कमी के कारण हड्डियां कमजोर पड़ जाती हैं? किसकी कमी के कारण हड्डियां कमजोर पड़ जाती हैं? बहुत सिंपल सा प्रश्न है। तो ये कैल्शियम की कमी के कारण, अगर आपकी बॉडी में कैल्शियम की कमी हो जाती है प्लस साथ में विटामिन डी की कमी हो जाती है। किसकी कमी हो जाती है? विटामिन डी की। तो हड्डियां जो आपकी होती हैं ये वीक पड़ जाती हैं, कमज़ोर पड़ जाती हैं। सही उत्तर ऑप्शन सी माना जाएगा। क्या माना जाएगा? ऑप्शन सी प्रश्न का सही उत्तर माना जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4। हम कम समय में यहाँ पर थोड़ा फास्ट आपको पढ़ा देंगे, ज़्यादा क्वेश्चन, ठीक है। पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से किसकी कमी से बेरी बेरी रोग हो जाता है? किसकी कमी से बेरी बेरी रोग हो जाता है? क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग डिफिशियंसी कॉजेज बेरी बेरी डिजीज? अभी मैंने जस्ट बताया है किसकी कमी से हो जाता है बेरी बेरी डिजीज हो जाएगा। तो प्रश्न का जो सही उत्तर माना जाएगा, बेरी बेरी जो बीमारी हो जाती है ये थायमीन की कमी से होती है। किसकी कमी से? थायमीन। आपको भी हमें बताना है बेरी बेरी कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से होते हैं, ठीक है। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। एस्कॉर्बिक एसिड की कमी से कौन सी बीमारी हो जाती है? आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, ठीक है। और टोकोफेराल जो है ये किस विटामिन का रासायनिक नाम है? आप कमेंट बॉक्स में इसका भी उत्तर देंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, बच्चों में रिकेट्स किस विटामिन की कमी के कारण हो जाता है? जो बच्चे होते हैं छोटे उनमें से विटामिन की कमी हो जाती है, ठीक है। बच्चों में रिकेट्स किस विटामिन की कमी के कारण हो जाता है? रिकेट्स कॉज द डिफिशियंसी ऑफ विच विटामिन? लड़का लोग जो होते हैं ना, छोटा लड़का लोग, बच्चा लोग, उनमें रिकेट्स हो जाता है, ठीक है। किसकी वजह से हो जाता है लड़का लोगों में? हाँ, पढ़ लीजिए और आंसर बताइएगा। रिकेट्स कॉज डिफिशियंसी ऑफ हिज विटामिन इन चिल्ड्रंस? रिकेट्स हो जाता है विटामिन डी की कमी के कारण, ठीक है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स हो जाता है छोटे बच्चों में। और जो एडल्ट होते हैं, जवान लड़का हो जाता है, शादी के काबिल लड़का हो जाता है, उसको जवान कहा जाएगा। एडल्ट 18+, ठीक है। उसमें क्या हो जाता है? ऑस्टियोमलेशिया हो जाता है। किसकी वजह से? इस विटामिन डी की वजह से हो जाता है, ठीक है। ऑस्टियोमलेशिया देखा जाता है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन नंबर है 6, पढ़िएगा। निम्न में से कौन सा विटामिन कुकिंग से प्रभावित होता है? बताइए भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज अफेक्टेड बाय कुकिंग? कुकिंग करने से प्रभावित हो जाता है, मतलब उसे भोजन के साथ अगर पकाया जाता है तो इसके जो न्यूट्रिशनल
या पोषक तत्व होते हैं, सब्सटेंस होते हैं, ये डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, रेड्यूस हो जाते हैं, हाँ ये डैमेज हो जाते हैं। बताइए भाई, निम्न में से कौन सा विटामिन है कुकिंग करने से प्रभावित होता है? तो कुकिंग करने से जो विटामिन प्रभावित होते हैं वो दो विटामिन होते हैं। कौन से विटामिन होते हैं? दो। तो इनमें से सबसे जो पहला होता है वो विटामिन सी होता है। कौन सा होता है? विटामिन सी। ठीक है, ये कुकिंग करने से प्रभावित होता है और लगभग लगभग ये 60 डिग्री सेल्सियस पे नष्ट हो जाता है। ठीक है, 60 डिग्री सेल्सियस पे विटामिन सी नष्ट हो जाएगा। अब जब विटामिन सी 60 डिग्री सेल्सियस पे नष्ट हो जाता है ना, तो जब कोई भोजन बनाया जाता है, अगर कभी भी भोजन बनाया जाएगा किसी पात्र में, अगर उसमें टमाटर वगैरह या विटामिन सी वाली ऐसी कोई चीज़ें पहले डाल दी जाती हैं, ठीक है, तो इसका विटामिन नष्ट हो जाता है। क्योंकि कोई भी खाना जब बनता है तो वो बॉयल होता है, और जब बॉइलिंग पॉइंट आता है वो 100 डिग्री सेल्सियस पे आता है। कितने में? 100 डिग्री। और विटामिन सी नष्ट हो जाता है बॉयल होने से पहले ही, मतलब 70 डिग्री पे ही नष्ट हो रहा है। समझ में आ रही बात? तो इसलिए कहा जाता है कि जब खाना वगैरह बन रहा हो तो लास्ट में टमाटर वगैरह कब डाले जाते हैं? लास्ट में डाले जाते होंगे। आपने देखा होगा घरों में आपकी मम्मी या पत्नी या जिसके साथ भी आप जी या बी एफ के साथ रहते होंगे तो देखे होंगे लास्ट में डाला जाता है टमाटर जो होता है ना, लास्ट में डालते हैं ताकि इसके विटामिन वगैरह नष्ट ना हो। तो एक हो गया विटामिन सी जो टेम्परेचर पे नष्ट हो जाता है, ठीक है, और लगभग 80 डिग्री सेल्सियस अब टेम्परेचर पे डिस्ट्रॉय हो जाता है। दूसरा विटामिन होता है विटामिन ए, ये भी नष्ट हो जाता है। ठीक है, ये थोड़ा सा ज़्यादा टेम्परेचर लेता है लेकिन ये भी नष्ट हो जाता है। विटामिन सी और ए दोनों नष्ट हो जाते हैं, लेकिन सबसे अप्रोप्रिएट आंसर विटामिन सी वाला माना जाएगा। ठीक है, सही उत्तर ऑप्शन सी माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, किस विटामिन की कमी के कारण मांसपेशियां कमज़ोर हो जाती हैं और ये पैरालिसिस तक हो सकता है? पैरालिसिस तक हो सकता है भाई। बताइए, डिफिशियंसी ऑफ विच विटामिन कॉजेज द मसल्स वीकनेस एंड मे लीड टू पैरालिसिस? किस विटामिन की कमी के कारण मांसपेशियां कमज़ोर हो जाती हैं और पैरालिसिस तक हो सकता है भाई? किस विटामिन की कमी के कारण मांसपेशियां कमज़ोर हो जाती हैं और पैरालिसिस तक हो जाता है? डिफिशियंसी ऑफ विच विटामिन कॉजेज मसल्स वीकनेस एंड मे लीड टू पैरालिसिस। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, सरकारी क्वेश्चन कहेंगे प्रश्न को, एग्जाम में आ चुका है। किस विटामिन की कमी के कारण मांसपेशियां कमज़ोर हो जाती हैं, पैरालिसिस तक हो सकता है? तो ये विटामिन बी 1 है। ठीक है, सही उत्तर ऑप्शन ए माना जाएगा। ए प्रश्न का सही आंसर माना जाएगा। ये जो विटामिन ए दिया गया है, हाँ विटामिन ए, किस विटामिन की कमी के कारण मांसपेशियां कमज़ोर हो जाती है, जो आपकी मसल्स होती है ना ये वीक हो जाती हैं, पैरालिसिस तक हो जाता है, थायमीन की कमी की वजह से होता है। विटामिन बी 1 को ही हम लोग थायमीन कहते हैं। ठीक है, जो विटामिन बी 1 होता है इसी को हम लोग थायमीन बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, स्कर्वी रोग किसकी कमी के कारण हो जाता है? जो स्कर्वी रोग होता है ये किसकी कमी के कारण हो जाता है? क्वेश्चन नंबर आप 8 पढ़ेंगे और उत्तर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 8, स्कर्वी डिजीज इज काज्ड ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ? स्कर्वी रोग किसकी कमी के कारण हो जाता है? स्कर्वी रोग, हाँ स्कर्वी रोग किसकी कमी के कारण हो जाता है? हाँ, जो स्कर्वी रोग होता है किसकी कमी के कारण हो जाता है? स्कर्वी रोग किसकी कमी के कारण हो जाता है? हाँ, जो स्कर्वी डिसीजेज होती है किसकी कमी के कारण हो जाता है? तो प्रश्न का सही उत्तर माना जाएगा एस्कॉर्बिक एसिड माना जाएगा। ठीक है, और स्कॉर्बिक एसिड को ही हम लोग विटामिन सी कहते हैं। क्या कहते हैं? विटामिन सी कहते हैं। ठीक है, विटामिन सी। ओके, स्कॉर्बिक एसिड विकल्प डी है, स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी के कारण हो जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? वो कौन सा विटामिन है जिसमें कोबाल्ट पाया जाता है? कौन सा विटामिन है जिसमें कोबाल्ट एक प्रकार का मेटल होता है, धातु होता है? ठीक है, तो ये उस विटामिन में पाया जाता है। इतना विटामिन में नहीं पाया जाता है कि कोई विटामिन B12 को है विटामिन है उसमें कोबाल्ट इतना पाया जाए कि आप बेच सके उसे, इतना नहीं पाया जाता। ठीक है, नाम मात्र पाया जाता है। इसे हम कहेंगे ये माइक्रो न्यूट्रिशन के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, माइक्रो के अंतर्गत आएगा। ओके, माइक्रो जितनी बॉडी को ज़रूरत पड़ती है लगभग उसी अमाउंट में पाया जाता है। तो कोबाल्ट विटामिन B12 में पाया जाता है। विकल्प सी वही हो जाएगा सही उत्तर। ठीक है, विकल्प सी प्रश्न का सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है? विटामिन सी का सबसे बेस्ट स्रोत कौन सा है? एग्जाम्स में खूब पूछा जाता है, बड़ी मात्रा में क्वेश्चन आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट सोर्स ऑफ द विटामिन सी? विटामिन सी का जो बेस्ट सोर्स है, बेस्ट सोर्स कौन सा है विटामिन सी का? तो सबसे सही जो उत्तर माना जाएगा, भरपूर तरीके से सही आंसर होगा ऑप्शन डी, आंवला। ठीक है, आंवला जो है इसमें विटामिन सी बड़ी मात्रा में पाई जाती है, प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। बाकी दिए गए सभी विकल्प सही हैं,
जैसे कि संतरा में विटामिन सी मिलता है, पपाया में भी मिल जाता है सी और ए दोनों, गुआवा अमरूद में भी मिल जाता है, आंवला में मिल जाता है, आंवला में भी विटामिन सी मिल जाता है। लेकिन इन सब की अपेक्षा सबसे ज़्यादा जो रिच सोर्सेज होगा वो विटामिन सी के लिए आंवला माना जाएगा, ठीक है। हाँ, सबसे ज़्यादा पाया जाता है, इसमें क्वांटिटी सबसे ज़्यादा होती है, समझे। क्वालिटी क्वांटिटी विटामिन सी की आंवला में सबसे ज़्यादा होती है। सी उत्तर, ऑप्शन डी उत्तर सही माना जाएगा। ओके। नेक्स्ट है, घाव भरने में निम्न में से कौन सा विटामिन सहायक है। विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज हेल्पफुल इन हीलिंग द वुंड। घाव भरने में निम्न में से कौन सा विटामिन सहायक है। घाव भरने में जो विटामिन सहायक है उस विटामिन का नाम बताइए जो घाव भरने में सहायक है। कौन सा विटामिन है जो भाई घाव भरने में सहायक है। क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ेंगे और आंसर बताएंगे। 11 का उत्तर क्या माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 का उत्तर, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज हेल्पफुल इन हीलिंग द वुंड। घाव भरने में निम्न में से कौन सा विटामिन सहायक है जो घाव भरने में सहायक है। हाँ, घाव भरने में निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन सहायक है घाव भरने में। देखिए, इस प्रश्न का जो सही उत्तर माना जाएगा जो घाव भरने में सहायक विटामिन होगा, हाँ, जो घाव भरने में सहायक विटामिन है वो विटामिन सी है आपका। और आंसर सी भी है, विटामिन बी सी है, ठीक है। घाव भरने में, वुंड हीलिंग में मदद करता है। ओके। अगर आपसे कोई पूछे जाएगी कि बताइए भाई विटामिन मिनरल्स या पोषण में से जो घाव को भरते हैं, तो हम आपको थोड़ा डिटेल कर देते हैं, ठीक है। देखिए, जब भी किसी को कोई घाव हो जाता है, चोट लग जाती है, ऑपरेशन होता है, इंजरी होता है, उसके लिए विटामिन सी जरूरी होता है, साथ में प्रोटीन, ठीक है। दो चीज़ें बड़ी अहम होती हैं, दोनों चीज़ें बड़ी वाइटल हैं, ठीक है। विटामिन सी दी जाए उसे पर्याप्त मात्रा में और प्रोटीन वगैरह दी जाए, इससे घाव जल्दी भर जाते हैं, समझे, विद इन अ टाइम फिल हो जाते हैं, बहुत शीघ्र घाव भर जाते हैं, ठीक है। विटामिन सी और प्रोटीन की वजह से, ठीक है। क्योंकि जो प्रोटीन होता है ये क्या करता है, जो टिश्यू होते हैं ना इनको रिपेयरिंग कर देता है, जहाँ पर भी कट फट होता है ना टिश्यू सेल्स वगैरह का क्या करता है, रिपेयर कर देता है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर, किस विटामिन की कमी के कारण दांत आपके कमजोर और मसूड़ों से खून आने लगता है। ड्यू टू डिफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन टीथ बिकम वीक एंड ब्लड स्टार्ट ब्लीडिंग फ्रॉम द गम्स। 12 नंबर पढ़ेंगे और आंसर बताएंगे। 12 नंबर, किस विटामिन की कमी के कारण दांत कमजोर और मसूड़ों में से खून आने लगता है। ये 12 नंबर देख लीजिएगा। ड्यू टू डिफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन द टीथ बिकम वीक एंड ब्लड स्टार्ट ब्लीडिंग फ्रॉम द गम्स। तो प्रश्न का सही उत्तर जो माना जाएगा वो ऑप्शन सी माना जाएगा, ठीक है। सी प्रश्न का सही उत्तर मानेंगे, किस विटामिन की कमी के कारण दांत कमजोर पड़ जाते हैं और मसूड़ों से खून आने लगता है। तो विटामिन सी की कमी के कारण ऐसा होता है। ओके, विटामिन सी की कमी की वजह से ऐसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और रतौंधी किस विटामिन की कमी के कारण होता है। रतौंधी, देखिए ये हमारा जो चैप्टर्स है विटामिन मिनरल्स, खास करके ये पोषण टॉपिक से क्वेश्चन है, तो ये सभी क्वेश्चन आपके लिए, आपके एएनएम एग्जाम्स के लिए, अन्य जो स्टाफ नर्स सीएचओ अन्य परीक्षाएं होती हैं सभी में क्वेश्चन आते हैं, यूपीपीएससी परमानेंट स्टाफ नर्स सीएचओ वगैरह या एएनएम में तो बड़ी मात्रा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। कितनी भी बार आ चुके हैं, सैकड़ों बार आ चुके हैं, लेकिन फिर भी आते हैं, ठीक है। क्योंकि सिलेबस होता है, समय के साथ साथ लोग रिटायर होते जाते हैं, एज निकल जाती है, तो लोगों को, बहुत सारे लोगों को मौका नहीं मिलता, लेकिन क्वेश्चन थोड़ी ना बार बार चेंज कर देंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन फ्रॉम टाइम टू टाइम क्या है, आते रहते हैं एग्जाम्स में। रतौंधी किस विटामिन की कमी के कारण हो जाती है। जो रतौंधी होती है किस विटामिन की कमी के कारण, तो विटामिन ए की कमी के कारण होती है, विकल्प डी सही माना जाएगा, विटामिन ए होगा। ओके, इसकी वजह से रतौंधी हो जाती है। नेक्स्ट है, घेंघा निम्न में से किस की कमी के कारण हो जाता है। घेंघा हो जाता है भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉज द डिफिशिएंसी ऑफ ग्वाइटर। घेंघा निम्न में से किसकी कमी के कारण हो जाता है। घेंघा हो जाता है भाई। घेंघा किसकी कमी के कारण होता है। हाँ, घेंघा, घेंघा निम्न में से किसकी कमी के कारण होता है। घेंघा, तो ये आयोडीन की कमी की कारण होने वाला बीमारी है, ठीक है। घेंघा, घेंघा जो है ये आयोडीन की कमी के कारण हो जाता है। आयोडीन एक तरीके का क्या है, मिनरल होता है। क्या होता है, मिनरल। इसे हम लोग हिंदी में इसे हिंदी में खनिज कहा जाता है। क्या बोला जाता है, खनिज कहा जाता है। ओके। नेक्स्ट एक क्वेश्चन नंबर, किलोसिस किस विटामिन की कमी के कारण होता है। किलोसिस हो जाता है, किलोसिस किसकी कमी के कारण होता है। 15 नंबर पढ़ लीजिए, किलोसिस, विच विटामिन कॉजेज किलोसिस। किलोसिस किसकी कमी के कारण हो जाता है। हाँ, किलोसिस देखने को मिलता है, किसकी कमी के कारण हो जाता है भाई किलोसिस। पढ़ते रहेंगे और अपने अपने आंसर बताते रहेंगे, ठीक है। गुड। हाँ, किलोसिस हो जाता है किसकी कमी के कारण, किलोसिस हो जाता है।
पढ़ लीजिए किलोसिस। तो देखिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर माना जाएगा वो राइबोफ्लेविन माना जाएगा, ठीक है। क्या माना जाएगा? राइबोफ्लेविन माना जाएगा। सही उत्तर ऑप्शन ए माना जाएगा, ठीक है। क्लोसिस रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो राइबोफ्लेविन की कमी के कारण होता है। राइबोफ्लेविन को हम लोग विटामिन B2 कहते हैं। क्या कहते हैं? विटामिन B2। ओके, विटामिन B2 ये बी श्रेणी का विटामिन होता है और ये जल में घुलनशील विटामिन होता है। इसे वाटर सॉल्युबल विटामिन भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? वाटर सॉल्युबल। इसका मतलब है ये पानी में अगर डाला जाएगा तो ये घुल जाता है, ठीक है। हाँ, तो किलोसिस ये होता है विटामिन B2 की कमी कारण। इसका मतलब क्या होता है? किलोसिस में क्या होते हैं कि जैसे विटामिन B2 होते हैं इसमें जो माउथ के कॉर्नर वगैरह होते हैं ना, ये फट जाते हैं, समझे। माउथ के कॉर्नर पे दरारें वगैरह हो जाती हैं, ठीक है। हाँ, तो एक क्वेश्चन आया था, एंगुलर किलोसिस बोला जाता है इसी को, एंगुलर स्टोमेटाइटिस बोला जाता है इसी को, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि जो माउथ के कॉर्नर होते हैं, जस्ट अ सेकेंड, जो माउथ के आपके कॉर्नर होते हैं ये, ठीक है। तो माउथ के कॉर्नर क्या होते हैं? फट जाते हैं, इनसे कई बार ब्लड आ जाता है, ठीक है। तो ये फट जाते हैं और ये ऐसा होता है विटामिन B2 की कमी के कारण होता है, ठीक। किलोसिस इज द कंडीशन वेयर द कॉर्नर ऑफ द माउथ बिकम फ्लेम्ड एंड इट कैन लीड क्रैकिंग एंड पेन। इसमें क्या होता है? इसमें क्रैकिंग आ जाता है, ठीक है, और पेनवा होता है, समझे, दर्द भी होता है। किलोसिस चैपिंग एंड फिशरिंग ऑफ द लिप्स। इसका मतलब है कि होंठ में दरारें टाइप में पड़ जाती हैं और ये फट जाते हैं। एंगुलर स्टोमेटाइटिस, ये क्वेश्चन परमानेंट एनसीएल स्टाफनर्स में आया था क्वेश्चन, ठीक है। एंगुलर स्टोमेटाइटिस, ये भी आपका ये वर्ड है किलोसिस, ये विटामिन B2 से रिलेट करता है। इसी से रिलेटेड है लेसन एट द कॉर्नर ऑफ द माउथ। इसमें घाव बन जाते हैं आपके होंठ के किनारे या माउथ के कॉर्नर पर घाव बन जाते हैं, ओके। तो एंगुलर स्टोमेटाइटिस इसे बोला जाता है किलोसिस। इसमें भी दरारें टाइप में होंठ वगैरह फट जाते हैं आपके, ठीक। तो ये इसी को इंडिकेट करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। निम्न में से रक्त का थक्का जमाने के लिए सहायक है। आपको बताना है कौन सहायक है रक्त का थक्का जमाने के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज हेल्पफुल इन एस्टेब्लिशिंग अ ब्लड क्लॉट। हाँ, पढ़िए और आंसर बताइए। 16 नंबर। हाँ, पढ़ लेंगे क्वेश्चन नंबर 16। निम्न में से रक्त का थक्का जमाने के लिए सहायक है। रक्त का थक्का जमाने के लिए कौन सहायक है? तो बताना है आपको। विटामिन यहाँ पर सिलेक्ट करने हैं, कौन से विटामिन रक्त के थक्के जमाने के लिए सहायक होते हैं। तो प्रश्न का जो सही उत्तर माना जाएगा रक्त का थक्का जमाने के लिए सहायक है वो विटामिन के होगा, ऑप्शन डी होगा। विटामिन के होगा और ऑप्शन डी माना जाएगा, ठीक है। डी इज द राइट आंसर। ये ब्लड क्लॉटिंग के लिए ज़रूरी है, ओके। विटामिन, हाँ, विटामिन के ज़रूरी होता है। नेक्स्ट है नियासिन की कमी के कारण इनमें से क्या हो जाता है? नियासिन की कमी के कारण पढ़ लीजिए और आंसर बताइए। नियासिन की कमी के कारण विच ऑफ द फॉलोइंग हैपन ड्यू टू द नियासिन डिफिशियंसी। नियासिन की कमी के कारण क्या हो जाता है? बताइए भाई, क्या हो जाता है? नियासिन भी एक विटामिन है, ओके। हाँ, नियासिन एक विटामिन है, तो इसकी डिफिशियंसी की वजह से हो सकता है। आपको बताना है नियासिन की डिफिशियंसी की वजह से क्या हो सकता है। तो नियासिन की कमी के कारण हो सकता है, तो नियासिन की कमी के कारण क्या हो सकता है ये आपको बताना है, ओके। तो ये प्लेग्रा हो जाता है। सही उत्तर ऑप्शन सी माना जाएगा। नियासिन की कमी के कारण प्लेग्रा हो जाता है, ठीक है। सही उत्तर ऑप्शन सी माना जाएगा। सी इज द राइट आंसर, ओके। प्लेग्रा हो जाता है। नेक्स्ट है, और नियासिन जो नाम दिया गया आपको बताना है ये किस विटामिन का नाम है। विकल्प हम दे रहे हैं, विटामिन B2 का है, विटामिन B3 का नाम है, विटामिन B5 का नाम है या विटामिन B6 का नाम है। आपको बताना है नियासिन ये किस विटामिन का नाम है। इन चारों विकल्प में से आपको बताना है कि नियासिन कौन सा विटामिन होता है, कौन किस विटामिन की श्रेणी में आएगा। वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट किस बीमारी का निदान किया जाता है? विच डिजीज इज डायग्नोज बाई वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट। वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट से किस बीमारी का डायग्नोज करते हैं भाई? विच डिजीज इज डायग्नोज बाय द वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट। वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट किस बीमारी का निदान किया जाता है? जो वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट से हम बीमारी का निदान करते हैं वो बीमारी कौन सी है वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट से? हाँ, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट से HIV एड्स का हम लोग डायग्नोस जो होता है HIV एड्स का, ये कन्फर्मेशन किया जाता है, ठीक है, कि हाँ आपको HIV एड्स है या नहीं है, ठीक है। डी प्रश्न का सही उत्तर माना जाएगा। डी इज द राइट आंसर, ओके। अब टाइफाइड के लिए कौन सा टेस्ट करते हैं? ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि टाइफाइड के लिए
कौन सा टेस्ट किया जाता है, ठीक है। टाइफाइड के लिए कौन सा टेस्ट करते हैं, और साथ में ये भी बताएंगे मलेरिया के लिए एक टेस्ट किया जाता है, ठीक है। मलेरिया के लिए भी एक टेस्ट करते हैं, उस टेस्ट का नाम बताइए आप। कई बार मैंने पढ़ा है, ठीक है, पेड क्लास में तो बहुत बार पढ़ा है मलेरिया के लिए जो टेस्ट किया जाता है। अब यहाँ पर वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट जो होता है, इससे ये कन्फर्म होता है कि जो एलिसा टेस्ट किया जाता है, एचआईवी के लिए एलिसा टेस्ट करते हैं, ठीक है। आपका एलिसा कन्फर्म है पूरी तरीके से, ठीक है, 99% एक्यूरेट है या नहीं, हमें थेरेपी चलानी चाहिए नहीं चलानी चाहिए, ठीक है। तो ये कन्फर्म होता है वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट से। पहली बात तो एचआईवी के लिए एलिसा टेस्ट करते हैं, एलिसा टेस्ट सही है या नहीं, ठीक है, ये आप पूरी तरीके से पॉजिटिव है या नहीं, आगे का ट्रीटमेंट करने के लिए वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट से कन्फर्म किया जाता है, ठीक है। तो वही दिया गया, इट सेपरेट द ब्लड प्रोटीन एंड डिटेक्ट द स्पेसिफिक प्रोटीन, जिसे एचआईवी एंटीबॉडीज कहा जाता है। ये एक प्रकार का सेपरेट ब्लड प्रोटीन टेस्ट होता है, ठीक है, इसमें डिटेक्ट कर लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा खनिज कौन सा खनिज तत्व रक्त को जमाने के लिए सहायक है। एक खनिज तत्व है जो रक्त को जमाने के लिए सहायक है, वो खनिज तत्व कौन सा है जो रक्त को जमाने के लिए सहायक है। कौन सा खनिज तत्व है भाई जो रक्त, हाँ, रक्त को जमाने के लिए सहायक है। विच मिनरल इज हेल्पफुल फॉर ब्लड कोगुलेशन। कौन सा खनिज तत्व रक्त को जमाने के लिए सहायक है, कौन सा खनिज तत्व है। तो प्रश्न का सही उत्तर माना जाएगा कैल्शियम माना जाएगा। देखिए जो कैल्शियम होता है ना, इसका परमाणु क्रमांक 20 होता है, और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 2 2 होता है, ठीक है, 8 2 10 8 18 2 20, ठीक है। तो ये कैल्शियम, इसे मिनरल्स कहेंगे, ठीक है, ये खनिज होता है एक तरीके का, ठीक है। तो ये जो ब्लड क्लॉट होता है वो कैल्शियम की वजह से क्लॉट हो जाता है, ओके। हाँ, ये कैल्शियम की वजह से क्लॉट हो जाता है। जस्ट सेकेंड, इसमें हम और प्रश्न ऐड कर रहे हैं, और थोड़ा सा इंतजार करेंगे 2 सेकंड का। हाँ, तो ध्यान दीजिए, अगले प्रश्न देख लीजिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। ये आपकी कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग से हैं और डायग्नोस एंड टेस्ट से हैं, डिसीजेज टेस्ट से, ठीक है। टॉर्निकेट परीक्षण किस बीमारी में करते हैं, इन विच डिजीज डू, हाँ, टॉर्निकेट टेस्ट अकर्स। तो किस में करते हैं टॉर्निकेट टेस्ट, हम लोग करते हैं किस में करते हैं टॉर्निकेट टेस्ट। तो सही जो उत्तर माना जाएगा, टॉर्निकेट टेस्ट हम करते हैं डेंगू के लिए करते हैं, सही उत्तर ऑप्शन सी माना जाएगा, सी इज़ द राइट आंसर, ओके। यहाँ पर दिया गया टॉर्निकेट जो टेस्ट किया जाता है, ठीक है, वो डेंगू के लिए स्पेशली करते हैं। यहाँ पर दिया भी गया, दिस टेस्ट इज अ पार्ट ऑफ द WHO एल्गोरिथम फॉर डायग्नोस ऑफ द डेंगू फीवर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माता के दूध में पाया जाने वाला जो इम्यूनोग्लोबुलिन होता है वो कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन है जो माता के दूध में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। हाँ, इनसफिशियंट अमाउंट इन ह्यूमन ब्रेस्ट मिल्क। क्वेश्चन नंबर दूसरा पढ़ लीजिए, साथ में विज्ञापन पर ध्यान दीजिए। जो भी स्टूडेंट ऑनलाइन पेड क्लासेज लेना चाहते हैं या रिकॉर्डेड क्लासेज लेना चाहते हैं, ठीक है, 11 जनवरी को आपके एग्जाम्स लगा हुआ है जिनका यूपी ट्रिपल एससी वगैरह का, जो कि PTSC के एग्जाम्स जनवरी फरवरी में होंगे। तो जो भी स्टूडेंट ऑनलाइन पेड क्लासेज लेना चाहते हैं, ठीक है, वो स्टूडेंट इस नंबर पर संपर्क करेंगे, अपना नाम और ज़िले का नाम लिखकर हमें व्हाट्सअप करेंगे। आप लोग PDF नोट्स भी परचेज कर सकते हैं, और हमारे PDF नोट अच्छी तरीके से डिज़ाइन किए गए हैं, सारे सिलेबस के अकॉर्डिंग है, एकदम सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज, हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में है, ठीक है। तो आप अपना नाम और ज़िले का नाम लिखकर हमें व्हाट्सअप कीजिएगा, तो आपको अच्छी तरीके से ये सभी नोट्स वगैरह प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, ठीक है। जो स्टूडेंट क्लास वगैरह नहीं ले पाते या नहीं ले रहे हैं या PDF नोट परचेज करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये IgA जो हीमोग्लोबिन होता है ना, IgA, ये ह्यूमन ब्रेस्ट मिल्क में पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। तो प्रश्न का सही उत्तर सी माना जाएगा। फिर इसके बाद G पाया जाता है, फिर इसके बाद M पाया जाता है ह्यूमन ब्रेस्ट मिल्क में, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे ह्यूमन ब्रेस्ट मिल्क में SIgA, इसे सेक्रेटरी बोला जाता है, ठीक है। ये इम्यूनोग्लोबुलिन है, ह्यूमन ब्रेस्ट मिल्क में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। IgG, IgM, ये तीनों पाए जाते हैं ह्यूमन ब्रेस्ट मिल्क में, ठीक है। नेक्स्ट है, आशा की न्यूनतम योग्यता कितनी होती है। जो गांव में आशा नियुक्त की जाती है इनकी हाँ, जो न्यूनतम योग्यता होती है वो योग्यता क्या है, व्हाट इज द मिनिमम क्वालिफिकेशन ऑफ द आशा। आशा का जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो कितना है, आशा का मिनिमम क्वालिफिकेशन। तो आशा का जो मिनिमम क्वालिफिकेशन होगा, कितनी पढ़ी लिखी होनी चाहिए आशा। तो आशा जो पढ़ी लिखी होनी चाहिए, कम से कम 10 स्टैंडर्ड पढ़ी होनी चाहिए, 10वां पास होनी चाहिए, ठीक है, मैट्रिक पास माना जाता है, ठीक है। आशा का पूरा नाम क्या होता है आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, बी विकल्प सही माना जाएगा। जो आशा के फॉर्म वगैरह आते हैं वो 10वीं पास या 12वीं हैं, आप फिल कर सकते हैं। एज ग्रुप कितना होना चाहिए, आशा शादीशुदा भी होगी, काम चलेगा, ठीक है। ये अगर विकल्प में आपको मिले कि आशा
जो है ये क्या मैरिड ली जाती है, हाँ मैरिड ली जाती है। विडो विधवा ली जाती है, हाँ। डाइवोर्स जिनका डाइवोर्स हो सकता है क्या वो ली जाती है, हाँ वो भी ली जाती है, ठीक है। और इनमें सबसे ज़्यादा जो चांस दिया जाता है वो किसे चांस दिया जाता है, विडो को दिया जाता है, डाइवोर्स्ड को दिया जाता है, मैरिड वुमेन्स को दिया जाता है, ठीक है। और जिनका सोर्स होता है उनको भी मिल जाता है, ठीक है। ये भी योग्यता ध्यान रखिए कि जिनका सोर्स होता है उनको भी मिल जाता है। और 25 से 45 साल की एज होनी चाहिए आशा की जॉब करने के लिए। हाँ 25 से 45 साल की एज होनी चाहिए। डॉट्स निम्न में से किसका इलाज है, जो डॉट्स थेरेपी होती है ये किसका इलाज किया जाता है। डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स, एएनएम में इसका पूरा नाम पूछा गया, फुल फॉर्म आ चुका है, ठीक है। तो डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स ये किसका पूरा नाम है, आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में। तो ये किसका है, ये ट्यूबरकुलोसिस का इससे इलाज किया जाता है। सही उत्तर ऑप्शन डी माना जाएगा, डी इज द राइट आंसर। डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स, ठीक है। फुल फॉर्म नीचे दिया गया है। नेक्स्ट है डीपीटी बूस्टर कब दिया जाता है, जो डीपीटी बूस्टर होता है इसे कब देते हैं भाई। हाँ डीपीटी बूस्टर दिया जाता है। ये कब दिया जाता है, डीपीटी का बूस्टर देते हैं, कब देते हैं डीपीटी का बूस्टर। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, हाँ एग्जाम्स में आता है, सरकारी प्रश्न कहेंगे इसे, ठीक है। हाँ बताइए भाई, डीपीटी का जो बूस्टर दिया जाता है, तो प्रश्न का जो सही उत्तर माना जाएगा वो 16 से 24 महीने पर देते हैं। डीपीटी का पहला बूस्टर देंगे, क्योंकि डीपीटी में दो बूस्टर दिए जाते हैं, एक 16 से 24 महीने में देते हैं, एक 5 साल के आसपास दिया जाता है, ठीक है, 5-6 साल पे। तो सही उत्तर ऑप्शन सी माना जाएगा। क्या उत्तर मानेंगे, सी वाला उत्तर सही माना जाएगा, ठीक है। एग्जामिनर पूछता है कि बताइए कौन सी बीमारी जिसमें डबल बूस्टर है, मतलब कौन से बीमारी के लिए। तो डीपीटी के डबल बूस्टर होते हैं, ठीक है। पहला बूस्टर 16 से 24 महीने में देंगे। दूसरा जो बूस्टर होता है वो हम लोग देते हैं 5 से 6 साल या 5 साल पे देते हैं। कई बार इसे 4 से 6 साल के बीच, लगभग 5 साल पे इसे दे दिया जाता है, 5 ईयर्स से हम दे देते हैं, ओके। नेक्स्ट है ईएसआई एक्ट कब पास हुआ था, जो ईएसआई एक्ट था, फिर इंटीड द ईएसआई एक्ट पास्ड, कब पास किया गया था, ईएसआई एक्ट पास किया गया था, ठीक है। पढ़ लीजिए और उत्तर बताइए। ईएसआई एक्ट पास किया गया था, हाँ ईएसआई एक्ट पास किया गया था, कब हुआ था। ईएसआई एक्ट आया था ये 1948 में आया था, ठीक है। 1948 विकल्प बी प्रश्न का सही उत्तर माना जाएगा, बी इज द राइट आंसर, ठीक है। बी प्रश्न का सही उत्तर माना जाएगा, ईएसआई एक्ट 1948 में आया था, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस होता है, जब भी कोई बीमार हो जाता है मैटरनिटी लीव वगैरह वो मिलती है, तो इसी के तहत दी जाती है। ये लिखा है मैटरनिटी लीव एम्प्लॉयमेंट, जो एम्प्लॉयज़ इंजरी हो जाती है, किसी भी एम्प्लॉय को अगर चोट वगैरह लग जाती है, बीमार हो जाता है, तो उसकी सैलरी वगैरह नहीं काटी जाती, ठीक है। उसको केवल कार्ड बनवा लेना होता है और इसी के तहत उसे सारी सेवाएं वगैरह प्रोवाइड की जाती हैं। नेक्स्ट है बीसीजी वैक्सीनेशन में दिए जाने वाले डोज होते हैं, आपको पता है ना, जो बीसीजी वैक्सीनेशन किया जाता है कितना डोज होता है, बीसीजी वैक्सीनेशन का जो डोज होता है वो कितना डोज होता है। काफ़ी सिंपल सा प्रश्न है, आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा। ये एग्जाम्स में बड़ी मात्रा में पूछा जाता है, जैसे आपको अच्छा लग रहा है ऐसे एग्जामिनर को भी बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। हाँ ओके, तो प्रश्न का जो सही उत्तर माना जाएगा, बीसीजी की जो डोज होती है तो वो 0.1 ml होगी, ये आफ्टर 1 मंथ देते हैं। और जन्म के तुरंत बाद, हाँ जन्म के तुरंत बाद 0.05 ml दिया जाता है, इतना दिया जाता है जन्म के तुरंत बाद, ठीक है। अगर हाँ 1 महीने के बाद देंगे तो 0.1 ml दिया जाएगा, ओके। हाँ नेक्स्ट जो है वंदे मातरम स्कीम कौन सी योजना का हिस्सा है, विच स्कीम इज पार्ट ऑफ द वंदे मातरम स्कीम। जो वंदे मातरम जो कार्यक्रम है, योजना है, ये किसका, हाँ किसके अंतर्गत आता है, ये किसके अंतर्गत आएगा, ठीक है। देखिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर माना जाएगा ये किसके अंतर्गत आएगा, तो ये आएगा आरसीएच प्रोग्राम के अंतर्गत आता है, ठीक है। हाँ आरसीएच प्रोग्राम के अंतर्गत आता है, सही उत्तर ऑप्शन डी माना जाएगा, डी इज द राइट आंसर। वंदे मातरम स्कीम प्रोवाइडिंग द फ्री एंड सेफ मदरहुड सर्विसेज। वंदे मातरम में क्या होता है, फ्री और सेफ मदरहुड प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है, पोस्ट नेटल केयर वगैरह प्रोवाइड करते हैं। वंदे मातरम स्कीम 2004 में स्टार्ट की गई थी, ठीक है, 2004 में 9 फरवरी 2004 को वंदे मातरम स्कीम लॉन्च की गई थी। डॉट्स प्रोग्राम कब शुरू किया गया था, व्हेन डिड द डॉट्स प्रोग्राम स्टार्ट। तो डॉट्स जो प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था ये पहली बार कब किया गया था, ये पूछा जा रहा है। तो प्रश्न का जो सही उत्तर माना जाएगा वो ऑप्शन सी माना जाएगा, 1993 में स्टार्ट किया गया था, ठीक है। बढ़िया प्रश्न था, 1993 में डब्ल्यूएचओ के द्वारा स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट है बीसीजी वैक्सीनेशन में काम आने वाली सिरिंज कौन सी होती है। जब किसी को बीसीजी वैक्सीनेशन किया जाता है तो इसमें एक सिरिंज होती है जो काम में आती है, कौन सी सिरिंज है जो काम में आती है, हाँ कौन सी सिरिंज है जो काम में आती है,
तो व्हाट इज़ द सिरिंज यूज्ड इन द बीसीजी वैक्सीनेशन? तो प्रश्न का जो सही उत्तर माना जाएगा वो ट्यूबरकुलिन सिरिंज इस्तेमाल में आती है। सही उत्तर ऑप्शन सी माना जाएगा। सी इज़ द राइट आंसर। चलिए अच्छा, विज्ञापन पर ध्यान दीजिए। जो भी स्टूडेंट ऑनलाइन पेड क्लासेज लेना चाहते हैं, जीएस इंडिया में पढ़ना चाहते हैं, अपने माँ बाप का सपना पूरा करना चाहते हैं और बहुत लंबे समय से पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई में मन नहीं लगता है, चीज़ें समझ में नहीं आती, उम्र बढ़ रही है, हाइट नहीं बढ़ रही है, दिमाग नहीं बढ़ रहा है, ऐसे स्टूडेंट इसी नंबर पर संपर्क करेंगे। अपना नाम और ज़िले का नाम लिखकर हमें व्हाट्सअप करेंगे 6306782918। बहुत सारी माताएं हैं जो अपने पति का सपना पूरा करना चाहती हैं, सरकारी नौकरी अर्जित कराना चाहती हैं, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए भी, ठीक है। तो वो इस नंबर पर संपर्क करेंगे, ठीक है। पीडीएफ नोट्स, रिकॉर्डेड क्लासेस, लाइव क्लासेस सभी कुछ ज्वाइन कर सकते हैं। 6306782918, 6307628918, ठीक है। यही नंबर है हमारा, इसी पे अपना संपर्क कीजिएगा। और हमारे हमारे क्लासेज में अच्छी तरीके से पढ़ाया जाता है, हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में। पीडीएफ नोट्स वगैरह भी दिए जाते हैं, ठीक है। और हमारे द्वारा पढ़ाए गए क्वेश्चन एग्जाम्स में खूब आते हैं, बड़ी मात्रा में पूछे जाते हैं, ठीक है। और इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देंगे। आगे की क्लासेज आपको कल दी जाएंगी, कंटिन्यूस आपको आगे क्लासेज मिलती रहेंगी। ओके बाय, टेक केयर, बाय, जय हिंद, सी यू। और आपको क्लास कैसी लगी आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। बाय, टेक केयर, जय हिंद।